फिर मोड़ पे आपकी खूबसूरती निखरती है जब आप हर संघर्ष में डटी रहती है। लिखने कहानी फिर नई। आपकी खूबसूरती निखरती है जब आप दुनिया से अलग सोचती है। जो भी होगा इम्तिहान, आपकी खूबसूरती निखरती है जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करती है। बनने वाली बात है जीतना, बस यही है फैसला। इसी खूबसूरती को रखने बरकरार हम लाए हैं नाइसा फेस वॉश का उपहार। स्किन के पोर्स में गंदगी व तेल जमा होने की वजह से वो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और कील मुहासों में तब्दील हो जाते हैं। RCM के नाइसा फेस वॉश में है एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्राकृतिक गुणों वाला शुद्ध टी ट्री ऑयल, जो त्वचा को गहराई से साफ कर उसे पोषण और नमी प्रदान करता है और अतिरिक्त तेल को साफ कर दाग धब्बे और मुहासों को मिटाता है। पुरुषों की सख्त त्वचा के लिए भी नाइसा फेस वॉश असरदार है और शेविंग के बाद त्वचा को इसके एंटीसेप्टिक गुणों के कारण आराम मिलता है और हर इस्तेमाल दिलाए आपको ताजगी का एहसास। आपकी खूबसूरती निखरती है जब आप खूबसूरती को महसूस करती है। आपकी खूबसूरती का साथी RCM का नाइसा फेस वॉश। वेलकम इंडिया, जय RCM, ऑल ऑफ यू लीडर्स, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ बिल्कुल सही है किरणपाल जी, बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं दिल से। जितने भी दोस्त हमारे बीच में नए साथी आए हैं, नए लोगों का बहुत बहुत, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद और फर्स्ट टाइम इस तरह की ट्रेनिंग, एक DTW ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं, उन सबका बीइंग एज एन orator, I will feel proud and happy कि इस तरह का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है आप सभी लोगों का वेलकम करूं और इस प्रोग्राम को ऑपरेट करूं। माई सेल्फ दोस्तों किरणपाल, हरियाणा से हूं और इस खूबसूरत सिस्टम का स्टूडेंट हूं। इसको लगातार सीखता हूं और बड़ा मजा आ रहा है सीखते हुए। और एक लेवल होता है दोस्तों, एमराल्ड का लेवल, जिस लेवल पे मैं अभी हूँ। और बीइंग एज एन एमराल्ड आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जितने भी दोस्त, फर्स्ट वेलकम मैं उन लोगों का करता हूं जो फर्स्ट टाइम इस इवेंट के अंदर आए हैं, इस खूबसूरत ब्यूटीफुल इवेंट को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद दोस्तों, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने इस बिजनेस को समझा और इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने एक हेल्दी स्टार्टिंग कर दिया है। एक बिगिनर के रूप में, स्टार्टर के रूप में, ओपनर के रूप में वो अपनी लेवल को इंक्रीज कर चुके हैं। उन सभी दोस्तों का भी मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं उनका। बिगिनर 20,000 का बिजनेस जिसका बनता है वो बिगिनर के लेवल पे होता है। 20 सीढ़ियां हैं दोस्तों, बिगिनर से लेके और डायमंड तक की इस बिजनेस के अंदर। बिगिनर पे लेवल, जो बिगिनर का लेवल है, वहां पे एक व्यक्ति की जो इनकम, क्योंकि इनकम को थोड़ा सा जरूर आगे रखेंगे, क्योंकि इनकम हमारे को काफी इंस्पायर करती है, आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करती है, तो उसको थोड़ा सा आगे रख के जरूर बात करेंगे। इनकम फर्स्ट लेवल पे जो इनकम का ग्राफ बनता है हमारा, वो बनता है 1000 रुपए, 800, 1000, 1200 रुपए तक की इनकम हमारे को बिगिनर के लेवल पे आती है। और इसी तरह हम बिगिनर से स्टार्टर बनते हैं, इसमें स्टार्टर से ओपनर बनेंगे, ओपनर से हम ईगल, रनर, विनर से होते हुए
बड़ी बड़ी पिनों तक पहुंचते हैं, टेक्निकल रॉयल्टी की पिनों से होते हुए हम डायमंड की पिन तक पहुंचते हैं। और डायमंड एक ऐसा लेवल है दोस्तों, एक सबका ड्रीम होता है जिसको शुरू करते हुए उसकी मंजिल होती है कि यस मैं भी एक दिन इस दिन इसका डायमंड बनूं। क्योंकि डायमंड एक ऐसी ड्रीम पिन होती है, एक ऐसा ड्रीम लेवल है जहां पे एक व्यक्ति को वो सब सुख सुविधाएं जस्ट लाइक एन सेलिब्रिटी, जैसे हम जो लाइफस्टाइल जो भी हम चीजें टीवी पे खासकर देखते हैं, सिल्वर स्क्रीन पे जिस तरह की जीवन शैली के लोगों को देखते हैं, तो वो ड्रीम उस डायमंड पिन पे पूरे हो जाते हैं एक व्यक्ति के। और हमारे बीच में बहुत सारे उस तरह के इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से एग्जाम्पल हैं। उस डायमंड के लेवल एक व्यक्ति की जो इनकम होती है, की जो इनकम होती है दोस्तों, वो लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा की एक दिन की इनकम होती है। देखिए अब वो लेवल इतनी खूबसूरत इनकम को तो दे सकता है हमारे को, लेकिन उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बोलते हैं कि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों। ऐसा एक भी व्यक्ति दुनिया के अंदर नहीं हुआ है जिसने कीमत चुकाए बगैर किसी बड़ी सफलता का स्वाद चखा हो। और बड़ा मजा आता है जब हम वास्तव में कीमत चुका के उस सफलता को टेस्ट करते हैं। तो उसी तरह की एक यात्रा है ये भी। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई डेस्टिनेशन है, आप वहां पे पहुंच गए और छुट्टी हो गई। ये एक बहुत ही हेल्दी और हैप्पी जर्नी है। लास्ट लाइफ के मोमेंट तक ये पे हमारे को आगे बढ़ना, सीखना, अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करना, अपने आप को अपग्रेड करना, वो कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। कोई मंजिल नहीं है यहाँ पे, एक डेस्टिनेशन है, ये कंटिन्यू जर्नी है, लगातार चलना है इसमें। तो हमारे बीच में इस तरह के लोग हैं दोस्तों, जो लोग बिगिनर से अपना सफर शुरू करके बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ये वाइटल के फर्स्ट 3 लेवल हैं। काफी कुछ सीखता है एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जब इन 3 लेवल के अंदर रहता है वो, और उसके बाद फिर वो आगे के लेवल पे बढ़ता है, उसको आगे का काफी सारा दिखने नजर आने लग जाता है। जो लेवल बनते हैं हमारे बीच में, ईगल, रनर और विनर के लेवल हैं। एक अच्छा हेल्दी बिजनेस बिल्ट हो जाता है वहां पे। अमाउंट जो आती है उससे बिलीफ बढ़ जाता है एक व्यक्ति का कि वास्तव में कुछ बड़ा इस बिजनेस के माध्यम से लाइफ में मैं डेफिनेटली अचीव करूंगा। उस तरह का कॉन्फिडेंस, भरोसा बढ़ने लग जाता है उसका। उसके बाद फिर विनर से होते हुए अगला लेवल जो बनता है दोस्तों, वो स्टार का बनता है। 3.5 लाख का बिजनेस उसका 1 मंथ का क्लोज होता है, और एक अच्छी इनकम आती है वहां से। उसको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाता है इस बिजनेस में बड़ी सफलता का बेस होता है वो, और एक सपना बनता है उसका कि यस मैं रॉयल्टी के लेवल पे जाऊं। बहुत सारे दोस्त हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर्स हैं, तो रॉयल्टी अचीवर्स का भी मैं वेलकम करता हूं। 4 लेवल्स होते हैं रॉयल्टी के, उन 4 लेवल के लोग हमारे बीच में, वो समझते हैं, खूब मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं, तो उन साथियों का भी मैं दिल से स्वागत करता हूं। उसके बाद रॉयल्टी, देखिए रॉयल्टी को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करके बताऊं आपको, एक व्यक्ति का सपना होता है रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी एक ऐसी सिस्टम होता है, एक ऐसी मैनेजमेंट है रॉयल्टी दुनिया के हर फील्ड में जहां पे भी उसका प्रावधान रहता है कि व्यक्ति उसके लिए लाइफ में एक बार उसके लिए प्रयास करता है, काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसकी एवज में लाइफ टाइम तक उसके घर में इनकम आती रहती है। रॉयल्टी का मतलब ये रहता है कि उसको इनकम बार बार आती है, काम एक बार करता है लाइफ में वो। तो उस तरह का प्रावधान इस सिस्टम के अंदर भी, आरसीएम बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं जो रॉयल्टी के मुकाम के ऊपर हैं। उन्होंने एक बार अपनी जिंदगी में कुछ उस तरीके के प्रयास किए और वो उस लेवल के ऊपर गए, अपने बिजनेस को उस तरीके से मेंटेन किया, और उनके पास उस तरह की एक बड़ी हेल्दी इनकम आती है। लगभग 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक के लेवल की इनकम इन 4 लेवल पे रहती है, यानी कि 40,000 तक की इनकम रहती है। उसके बाद हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर है दोस्तों, पर्ल और स्टार पर्ल के लोग हमारे बीच में। मैं उन सभी दोस्तों का भी वेलकम करता हूं। वो गुरु होते हैं रॉयल्टी अचीवर्स, और उससे नीचे के लेवल्स को वो पैदा करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। तो जितने भी टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में, उन सभी दोस्तों का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। उसके बाद दोस्तों एक शानदार लेवल आता है एमराल्ड का, जहां पे मैं हूं अभी, और उसके बाद मैं अपना भी स्वागत करता हूं। खूब मैं अपने आप को भी मोटिवेट करता हूँ, मजा आता है मेरे को भी, क्योंकि मेरे को बड़ा आगे जाना है दोस्तों। जितनी भी आगे ड्रीम पिन्स हैं सारी, मैं यहाँ तक का तो एहसास कर सकता हूँ और आपको करवा भी सकता हूँ कि किस तरह की इनकम, किस तरह की लाइफस्टाइल, किस तरह की सोच बदल जाती है, किस तरह की एक पर्सनैलिटी बन जाता है व्यक्ति यहाँ पे। देखिए आप लोग क्या समझ रहे होंगे, मेरे को नहीं उस चीज का ज्यादा अंदाजा है, लेकिन मैं ये अपने आप के बारे में जो समझ रहा हूँ दोस्तों, बहुत बड़ा चेंज मैं अपनी लाइफ के अंदर यहाँ तक की यात्रा में लेके आया हूँ। बहुत
बड़ा बदलाव किया है मैंने। बड़ा मजा आता है उसको महसूस करके, जब मैं अपनी उस पुरानी लाइफ को, पर्सनैलिटी को, मेरी बातचीत को, मेरे व्यवहार को, मेरी हैबिट्स को जब देखता हूँ और आज एज ए एमराल्ड अपने आप को यहाँ पे पाता हूँ, तो बड़ा एकदम मेरे को प्राउड फील होता है कि यस, वास्तव में कुछ चेंज किया लाइफ के अंदर। तो उस तरह के लेवल पे मैं भी हूँ। उसके बाद हमारे बीच में एक शानदार लेवल होता है स्टार एमराल्ड का। एमराल्ड से जस्ट ऊपर एक लेवल है हमारे बीच में, एक शानदार पर्सनैलिटी, सिंह इज किंग है। जोरदार मैं स्वागत करता हूँ सरदार जरनैल सिंह खालसा जी का भी हमारे बीच में स्टार एमराल्ड है। सर वेलकम है सिंह साहब आपका भी। और उसके बाद एक ऐसी पिन दोस्तों हमारे बीच में है, हम सब के मेंटोर, हम सब के गुरु, महागुरु मैं बोलूंगा दोस्तों। और पर्सनली मेरा उनके साथ जो सानिध्य है, जो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से, मतलब इस बिजनेस के अंदर डेफिनेटली एक जो साथ मिला, जो सहयोग मिला, जो इंस्पायर मिला, जो एजुकेशन मिली दोस्तों, डेफिनेटली मैं बिल्कुल एकदम गर्व फील करता हूँ कि इस तरह की शानदार पर्सनैलिटी ने मेरे को यहाँ तक लेके आने में बहुत बड़ा, मैंने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों लाइफ में उन पर्सनैलिटी से भी। तो हमारे बीच में एक इसी तरह की शानदार पर्सनैलिटी स्माइलिंग स्टार के नाम से प्रसिद्ध है, माननीय श्रीमान प्रमोद गुलाटी साहब, कोर लीडर हैं दोस्तों। और हमारे बीच में कोर कमेटी जो है हमारे बिजनेस में, उसका हिस्सा है वो 42 पीपल्स हैं। वन ऑफ देम इज द ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर प्रमोद गुलाटी सर हमारे बीच में। वेलकम है प्रमोद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करें कुछ कि आज का जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को रखने का जो उद्देश्य है वो क्या है। आगे कंटिन्यू ये प्रोग्राम रहेंगे जो एजुकेशन, देखिए एजुकेशन एक ऐसा पार्ट होता है दोस्तों किसी भी फील्ड के अंदर, जो किसी भी व्यक्ति की उस फील्ड में बड़ी ऊंचाइयों को निर्धारित करता है। एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। हर फील्ड, दुनिया के हर बड़े से बड़े फील्ड में विदाउट एजुकेशन के हम वहां पे कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पे हम कोई व्यक्ति पहुंच पाएगा। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं, अपनी क्लास बदलना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, अपने आप को और बेहतरीन डेवलप करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी वाइज, वे ऑफ टॉकिंग, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ वाइज, अगर हम अपने आप को बड़े लेवल के लोगों की, जो बोलते हैं कि जो कामयाब क्लास है, वहां पे अपने आप को लेके जाना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मैं कहूंगा, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और आज का ये जो प्रोग्राम है, ये प्रमोद सर की एक ऐसी डिजाइन दोस्तों की, डेफिनेट हम अपने आप को उस तरह की पर्सनैलिटी बनाने में कामयाब हो जाए, उसकी पर्सनैलिटी हम बनाने में कामयाब हो जाए, हम फिर अपने आप को ऐसे लेवल पे एस्टेब्लिश करें कि हम हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का और एजुकेशन का स्रोत बन पाए। तो उस तरह का प्रयास है, तो मैं वेलकम करता हूं इस तरह के सर के प्रयास को। लर्निंग जो है दोस्तों, लर्निंग कहां से आती है हमारे लिए? लर्निंग आती है इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से। जिस ट्रेनिंग में आज हम बैठे हैं, जिस डिस्ट्रीब्यूटर का जो ये प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम से हम वो बारीकियां सारी सीख पाएंगे जो हमारे लिए आने वाले बड़े लेवल्स को बहुत आसान बनाने वाली हैं। और उस तरह की ट्रेनिंग्स के लिए कैसी शानदार पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है, बहुत इंस्पायर होता हूं मैं उनसे भी। मैंने सुना है कुछ टाइम सर को, कई बार सुना है, तो जो उनका तरीका है बात करने का, जो उनके पास एजुकेशन है, वंडरफुल एकदम से, बिल्कुल वास्तव में ही। देखिए एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप देखिए, ध्यान से सुनना, मैंने ये शब्द बोला है क्योंकि ध्यान से सुनना किसी बात को समझने की फर्स्ट प्रोसेस होती है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कभी भी अपने को। तो हमारे को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुन किस बात को हम समझ जाएंगे, और उसके बाद की जो प्रोसेस शुरू होती है, वो प्रमोद सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, उसको अपने ऊपर लागू करने से होने वाला है। लेकिन लागू हम कब करेंगे दोस्तों? लागू हम तब करेंगे जब हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छे से। और अंडरस्टैंडिंग कब होती है? जब हम सुनेंगे ध्यान से। सो यू कीप इन माइंड की, मतलब जो भी बात यहाँ पे हो, हम उसको बिल्कुल केयरफुल्ली लर्न करें ताकि अपने को समझ में आ जाए, और उसके बाद उसको अप्लाई करना अपने ऊपर। और उसी चीज के लिए आज हमारे बीच में एक शानदार पर्सनैलिटी, बंगाल ऑफ टाइगर के नाम से मशहूर है साथियों, आनंदो मिश्रा सर हमारे बीच में है। और वी फील प्राउड की इस तरह की शानदार पर्सनैलिटी, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जितने भी लीडर हैं उनमें से एक है, बहुत जल्दी सैफायर जैसे लेवल के ऊपर सर गए हैं। तो उनका आज हमारे को ट्रेनिंग मिलने वाला है। लेकिन बिजनेसमैन की तरह से हमारे को बैठना है दोस्तों। और बिजनेसमैन की जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब वो किसी को सुनता है या पढ़ता है तो उसकी हैबिट में लिखना रहता है। तो अब घर पे हैं सभी लोग, किसी के से अगर डायरी और पेन दूर है तो जल्दी से उसको कैचअप कर लें आप और लिखें आप चीजों को, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा।
और एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी जो बहुत तेजी के साथ सैफायर जैसे लेवल के ऊपर पहुंचे हैं दोस्तों, वो साथी हमारे बीच में है। और हम समय को बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे, मैक्सिमम टाइम सुनेंगे उनको। और आप लोगों की मैं जोरदार तालियों के बीच में वार्म वेलकम, एकदम हैप्पीएस्ट जिसको मैं बोलना चाहूंगा। आप अपनी जगह पे जो भी जिस भी तरीके से आप सम्मान दे सकते हैं, आपका वीडियो ऑन है ऑफ है नो वरी, लेकिन आप खुद मतलब आप दिल से जो भी आप सम्मान दे पाए उनके लिए जरूर उस तरीके का सम्मान दीजिएगा। डिजिटल रूप में आप कुछ भी पेश कर सकते हैं, वो भी आपका मान्य बड़े जोर से रहेगा। और अपने घर पे आप जैसे भी है तो आप जोरदार तालियों सीटियों कुछ भी बजाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जोरदार तालियों के बीच में आयो मिश्रा सर को मैं इनवाइट करता हूं। वेलकम है सर आपका इस शानदार ब्यूटीफुल इवनिंग के अंदर। और कुछ ऐसा दीजिएगा आज इस टीम को। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम आनंद सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज इस पागलों की महफिल में आप लोगों को वेलकम है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस जो करते हैं वो पागल होते हैं। और मेरा मानना है कि जो जीवन में कामयाब होते हैं वो पागल इंसान ही कामयाब होते हैं। क्योंकि पा का मतलब होता है पाने के लिए और गोल का मतलब होता है टारगेट। और पागल क्यों ना बनूं। जब मैंने आरसीएम बिजनेस को आज से लगभग 17 साल पहले ज्वाइन किया था, उस समय साइकिल खरीदने का औकात नहीं था। और आज BMW कार खरीदने का अगर मैं सपना देखता हूं तो पागल क्यों नहीं बनना चाहिए। जिस समय मैंने 17 साल पहले आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस समय एक झोपड़ी बनाने का हैसियत नहीं था। और आज अगर मैं ताजमहल बनाने का सपना देखता हूं तो पागल डेफिनेटली बनना चाहिए, हर व्यक्ति को बनना चाहिए। तो आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं। और आज विशेष रूप में मैं एक ही चीज कहूंगा कि हर बार प्रोग्राम में, हर मीटिंग में आप लोगों को गुलाब जामुन और रसगुल्ला खिलाया जाता है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा करेले का जूस मैं पिलाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि करेले का जो जूस होता है उसको खाने के बाद लोगों को डायबिटीज नहीं होता। और अभी भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डायबिटीज का बीमारी जो है लगभग 86% लोगों के अंदर डायबिटीज का बीमारी है। और उसको हटाने के लिए करेले का जूस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं 17 साल पहले आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, BA पार्ट 1 का मैं स्टूडेंट था और बिजनेस को ज्वाइन करने का पैसा मेरे पास नहीं था। मेरा पिताजी स्कूल के टीचर थे और उन्होंने हमेशा मेरे को बताया कि बेटा पढ़ लिख के तेरे को टीचर बनना चाहिए, तेरे को डॉक्टर बनना चाहिए, तेरे को इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन था कि मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज नहीं था और मेरे पास मतलब नौकरी करने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया दोस्त। जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय मेरे पास पैसा नहीं था और मेरे घर में एक CD प्लेयर था जिसको मैंने बेच करके आरसीएम बिजनेस का मैंने किट खरीदा था। वो दिन मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि फैमिली बिल्कुल मेरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। राकेश शर्मा सर हरियाणा से आते थे और मेरे को बूस्ट अप करते थे कि दीप जी बहुत बड़ा कुछ होगा। और सर जब भी आते थे तो सर से बहुत बड़ा एनर्जी मेरे को मिलता था। और सर को मैंने बोला कि सर अगर आरसीएम बिजनेस के अंदर मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है तो क्या करना चाहिए। तो सर ने एक बहुत अच्छा मंत्र मेरे को दिया कि मोर मीटिंग मोर बिजनेस, नो मीटिंग नो बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर अगर आप बहुत बड़ा कामयाबी चाहते हैं तो जितना ज्यादा मीटिंग सेमिनार को आप खुद अटेंड करेंगे और जितना ज्यादा मीटिंग सेमिनार को आप खुद करेंगे उतना ही बड़ा अचीवमेंट आपको मिल सकता है इस बिजनेस के माध्यम से। और इसी सिद्धांत को फॉलो करके मैंने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों। और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जब मेरा बिजनेस था 1,15,000 के करीब। उस समय मेरे घर में इनकम आता था, मेरे पास जो पैसा जो इनकम आता था वो लगभग 2500 लेके 3,000 रुपया के बीच में। और मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि बेटा तेरे को आज एक डिसीजन लेना है, या तो आरसीएम बिजनेस को छोड़ना है या तो इस घर को छोड़ना है। और मैंने घर को छोड़ दिया। और मेरे को आज भी याद है सर कि 62 दिन 1,15,000 का बिजनेस और 62 दिन मैंने इतना संघर्ष किया कि रात में खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था। वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे सस्ता खाना मिलता था मूढ़ी, जिस मूढ़ी को खा के मैंने 62 दिन इस बिजनेस को मैंने बिल्ड किया। और 62 दिन के बाद इस बिजनेस के अंदर मैंने 6% रॉयल्टी अचीव किया, क्योंकि उस समय रॉयल्टी का जो सबसे बड़ा लेवल था वो 6% रॉयल्टी। और पहला जो रॉयल्टी का इनकम आया था मेरे घर पे वो था 36,000 रुपया एक महीने का। और उस समय जैसे आज कमीशन जो है कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करती है, लेकिन उस समय कमीशन ट्रांसफर नहीं होता था।
कोई पियोन आके घर में चेक दे के जाता था, और मेरे पिताजी के हाथ में चेक आया और पापा ने मेरे को बोला कि बेटा एक काम करो, घर में आ जाओ। और उस समय मेरा पापा का जो सैलरी था वो था लगभग 16,000 रुपये के बीच में। और पापा ने मेरे को बोला कि बेटा, बिल्कुल प्यार से मेरे को समझाया कि बेटा ऐसा बिजनेस में कभी अपना करियर बन नहीं सकता है, ये स्कीम होता है, ये काम वैसे लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, कोई मतलब जिसके पास कोई एडुकेशन नहीं होता है, वो लोग इस तरीके का काम करता है। लेकिन मेरे अंदर एक जीत पैदा हो गया सर, और मैंने जस्ट 3 महीने के अंदर इस बिजनेस का मैंने टेक्निकल क्वालिफाइड किया, और पहला जो टेक्निकल का मेरा चेक था 48,000 एक महीने का चेक था। और आज मैं जिस भी लेवल पे हूं सर, प्रमोद सर का कोटि कोटि मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे को हमेशा मिलता है। और सर जो है हमेशा बड़ा भाई की तरह मेरे को गाइड करते हैं, और सर का बहुत बड़ा योगदान है कि आज मैं सेफियर जैसे लेवल पे मैं पहुंचा हूं। और ये लेवल जो है सर मेरे लिए नहीं हुआ है, मेरा टीम का एक बहुत बड़ा योगदान है कि टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। और आज हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग सिस्टम के ऊपर बातचीत करेंगे और सिस्टम के लिए बातचीत करेंगे। आज देखिए बहुत सारे लोगों को आरसीएम बिजनेस समझ में नहीं आता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग, लगभग 350 लोग अभी जूम पे हैं, और यूट्यूब में भी लगभग 400 के करीब लोग हैं। तो लगभग मोटा मोटी मान सकते हैं कि 750-800 के करीब लोग हैं। और मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सर आप बताइए कि यहाँ पे जितने भी 700-750 लोग हैं, कितने लोग इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं? तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 40-50 लोगों का हाथ ऊपर होगा कि मैं इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं। लेकिन एक चीज समझना चाहिए सर कि भारत में जो टैक्स आप लोग देते हैं, इसमें 2 कैटेगरी होता है। एक तो होता है इनकम टैक्स, और दूसरा होता है जो हम लोग सामान को खरीदते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो सामान को खरीद के हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उसका जो परसेंटेज होता है वो 90% टैक्स गवर्नमेंट को सामान के ऊपर से मिलता है, और इनकम टैक्स केवल मात्र 10% मिलता है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज अगर पूरा भारत सरकार का जो भी फंड है, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, उस टैक्स से अगर पूरा देश चलता है, अगर सामान खरीदने से अगर पूरा देश चल सकता है, तो आरसीएम सिस्टम के थ्रू से हम लोग सामान खरीद के कम से कम अपना परिवार तो चला सकते हैं, अपना सपना तो पूरा कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा जरिया है। और दूसरा चीज, एक लाइन का बिजनेस है, दुकान को बदलना है, सामान को बदलना है, माधुरी दीक्षित को हटाना है और अपना परिवार को साथ में लाना है, यही आरसीएम बिजनेस है। इसी फॉर्मूला के ऊपर काम करके हम लोग बहुत बड़ा कामयाबी तक जो है जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो बिंदु के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए, और उसके बाद हाउ टू डू दिस बिजनेस, इस बिजनेस को कैसे करना है, सिस्टम के ऊपर बातचीत करेंगे। आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए, एक छोटा सा स्टोरी के साथ मैं शेयर करूंगा कि आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए। जब ऊपर वाला ने इंसान को इस धरती में पैदा किया, तो उससे पहले 3 प्राणी को पैदा किया, 3 जंतु को पैदा किया। पहला जो प्राणी था उसका नाम था गधा। ऊपर वाला ने बोला, गधा को आशीर्वाद दिया, गधा को बोला कि गधा तेरा उम्र है 40 साल और तेरा काम है बोझा ढोना, सामान ढोना तेरा काम है, और तेरा उम्र है 40 साल। तो गधा ने बोला कि प्रभु 40 साल जी के मैं क्या करूंगा, मेरा काम ही है बोझा ढोना, सामान को ढोना मेरा काम है, तो 40 साल बहुत उम्र हो जाता है, मैं तो बोर हो जाऊंगा, तो मेरा उम्र थोड़ा सा घटा दीजिए। तो ऊपर वाला ने बोला ठीक है तथास्तु, तेरा उम्र मैं कर देता हूं 20 साल। उसके बाद जो दूसरा प्राणी का जो नंबर आया उसका नाम था कुत्ता। कुत्ता को बोला कि तू जो है झूठा जो भी चीज मिलेगा उसी को खा के अपना गुजारा करेगा, और मालिक का जो है घर पहरा देना तेरा काम है। और कुत्ता को बोला कि तेरा उम्र है 40 साल। कुत्ता ने भी सोचा और प्रभु को बोला, भगवान को बोला, परम पिता को बोला कि प्रभु मैं 40 साल जी के मैं क्या करूंगा, अगर झूठा ही खा के मेरे को गुजारा करना है, मालिक का अगर पहरादारी करना है, तो 40 साल जी के मैं क्या करूंगा। तो ऊपर वाला ने भी बोला कि बोल तेरा इच्छा क्या है। तो कुत्ता ने भी बोला कि प्रभु मेरा भी उम्र घटा दीजिए। तो ऊपर वाला ने बोला तथास्तु। तो कुत्ता का भी उम्र कर दिया 20 साल। तो कुत्ता भी खुश हो गया। और उसके बाद तीसरा जो प्राणी इस धरती के अंदर आया उसका नाम था बंदर। बंदर को बोला कि तेरा काम है
इस पेड़ के डाली से उस पेड़ के डाली में उछल कूद करना और छोटा छोटा बच्चा मिलेगा तो उसको एंटरटेन करना तेरा काम है। और बंदर को बोला कि तेरा भी आयु मैं कर देता हूं 40 साल। बंदर ने सोचा और बंदर ने बोला कि प्रभु 40 साल जी के मैं क्या करूंगा, मेरा भी उम्र थोड़ा सा घटा दीजिए। तो ऊपर वाले ने बोला ठीक है तथास्तु, तेरा भी उम्र मैं कर देता हूं 20 साल। अब उसके बाद जो चौथा नंबर आया वो इंसान का नंबर आया, और इंसान को ऊपर वाला सबसे पहले जो बोल दिया कि मैं सबसे पहले तेरे को आशीर्वाद में देता हूं, आशीष में देता हूं, तेरे को मैं बुद्धि देता हूं, तू जो सोचेगा तू वो पाएगा, तू जो सोचेगा वो तू हासिल कर सकता है। और ऊपर वाला ने उसको बोला, इंसान को बोला कि तेरा उम्र मैं कर देता हूं 20 साल। तो इंसान ने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और ऊपर वाला को बोला कि प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं पूरा दुनिया को जीत सकता हूं, मैं जो सोचूंगा वो मैं पाऊंगा, मात्र 20 साल, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो ऊपर वाला ने बोला कि बेटा मैं बढ़ा तो नहीं सकता हूं, मैं घटा सकता हूं, घटाने का है मेरे पास परमिशन है, लेकिन मैं बढ़ा नहीं सकता। तो इंसान ने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और इंसान ने बोला कि प्रभु एक काम करिए, गधा ने जो 20 साल छोड़ दिया उसको भी अपने लाइफ में जोड़ दीजिए। गधा ने जो 20 साल छोड़ा उसको अपने लाइफ में जोड़ दीजिए, कुत्ता ने जो 20 साल छोड़ा उसको भी अपने लाइफ में जोड़ दीजिए, और बंदर ने जो छोड़ा 20 साल उसको भी अपने लाइफ में जोड़ दीजिए। तो ऊपर वाला ने बोला ठीक है तथास्तु। तो इसका मतलब क्या होगा कि इंसान का अपना उम्र है 20 साल, उसके बाद गधा का जो जीवन है उसका 20 साल हो गया 40 साल, उसके बाद कुत्ता का 20 साल 60 साल, और बंदर का 20 साल 80 साल। तो एक आदमी का उम्र हो गया 80 साल। लेकिन ये तो एक स्टोरी है, एक कहानी है, लेकिन इसमें एक रियलिटी है, इसमें एक हकीकत है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैसेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जब इस धरती में पैदा लेता है जीरो से, जब तक वो 20 साल का उम्र का होता है उसके लाइफ में कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उसके माथा के ऊपर उसके मम्मी पापा का आशीर्वाद होता है। वो अपना इंसान की तरह अपना जिंदगी को जीता है। लेकिन 20 साल के बाद एक आदमी के जीवन में आता है टेंशन। मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा। और गधा वाला जिंदगी, सुबह में वो हाथ में थैला लेता है, बाजार में जाता है, सब्जी खरीद के घर में आता है, खाना खाता है, टिफिन बॉक्स भर के ऑफिस में जाता है, ऑफिस में जाके और टिफिन बॉक्स को खाली करता है और शाम में घर पे आ जाता है। दूसरा दिन क्या करेगा? वो वही काम करेगा, हाथ में थैला लेगा, मार्केट में जाएगा, सब्जी खरीदेगा, घर में वापस आएगा, टिफिन बॉक्स भरेगा, ऑफिस में जाएगा, टिफिन खाली करेगा और घर में वापस आ जाएगा। और 10 साल क्या करेगा? वो वही काम करेगा, गधा वाला जिंदगी। लेकिन उसके बाद होता है कुत्ता वाला जिंदगी। 40 साल के बाद जब घर में बेटा बेटी आ जाता है, बड़ा हो जाता है, शादी भी हो जाता है, घर में बहू आ जाती है और बहू बोलती है कि पिताजी आप एक काम करिए, घर को संभालिए आप, और रात का जो खाना है ना, कल का खाना वो फ्रिज में रखा हुआ है, उसको गर्म करके खा लीजिएगा, और हम लोग जो है फिल्म देखने के लिए जाते हैं और रात में रेस्टोरेंट का खाना खा के हम लोग घर में आएंगे। तो ये कुत्ता वाला जिंदगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो लाइफ मिलता है 60 साल के बाद 80 साल तक, वो है बंदर वाला जिंदगी। 5 बेटा है, एक बेटा रहता है जिंद पे, एक बेटा रहता है रतलाम पे, एक बेटा रहता है दिल्ली में और एक बेटा रहता है मुंबई में। 5 बेटा एक दिन इकट्ठा हो जाएगा, डाइनिंग टेबल पे बैठेगा, गोल मीटिंग करेगा और बोलेगा कि पिताजी सिर्फ मेरा नहीं है, आप लोगों का भी है। तो एक काम करते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं कि पिताजी 15 दिन मेरे घर में रहेगा और पिताजी 15 दिन आपके घर में रहेगा और पिताजी 15 दिन किसी और के घर में रहेगा। जैसे बंदर एक पेड़ के डाली से दूसरा पेड़ के डाली में उछल कूद करता है और घर में छोटा छोटा पोता पोती आ जाएगा तो उसको एंटरटेनमेंट करने का जिम्मेदारी दादाजी को ही होता है। तो इस तरीके से जीवन जो है 80 साल बीत जाता है। लेकिन सर मैं एक ही चीज कहूंगा, एक ही गुजारिश में कहूंगा, एक ही रिक्वेस्ट में करना चाहता हूं स्टोरी के माध्यम से। अगर 20 साल जो इंसान की जिंदगी है, जहां पे कोई टेंशन नहीं होता है, एक इंसान अपनी मतलब इच्छा के अनुसार में जीते हैं, अगर वही 20 साल को अब 80 साल तक कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक ही तरीका, एक ही जरिया, एक ही प्लेटफॉर्म है आपके पास, दैट इज आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस के माध्यम से अब 20 साल की जो इंसान की जिंदगी है वो 80 साल तक आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अब इंसान की तरह जी सकते हैं। आप जो भी आरसीएम करते हैं ना, उनको इंश्योरेंस करने का कोई जरूरत नहीं है।
जो आरसीएम करते हैं ना, उनको फिक्स डिपॉजिट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने लाइफ को एंजॉय करिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस है आरसीएम बिजनेस, दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स डिपॉजिट है आरसीएम बिजनेस, दुनिया का सबसे बड़ा बचत है आरसीएम बिजनेस। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का जरूरत नहीं है, कोई एसेट खरीदने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप अपने बेटा को कितना प्रॉपर्टी खरीद के देके जाएंगे इससे कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को अगर डायमंड का पिन, अगर सफेयर का पिन, अगर स्टार रूबी का पिन देके जाते हैं, एक बहुत बड़ा एसेट के रूप में उनको मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग के इस बिजनेस का जो सार है उसको अगर लेना चाहते हैं, अगर वास्तव में इस बिजनेस के अंदर हम लोग कामयाब बनना चाहते हैं, तो सिस्टम में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता। आज मेरे पास अगर सफेयर का पिन है दोस्तों, तो मेरे कारण से नहीं है, सिस्टम के कारण से, टीम वर्क के कारण से। और वही टीम वर्क के ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे। और मैं बहुत लकी हूं कि प्रमोद सर मेरे को आज मौका दिया इस टीम के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से कुछ जबरदस्त कुछ करने का और लोगों को एक बेसिक नॉलेज देने के लिए मेरे को ऑप्शन दिया है, मेरे को मौका दिया है। सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? अभी आ नहीं रहा है सर। हो रहा है सर। दोबारा कीजिए सर, स्क्रीन में है। दोबारा कीजिए, अभी ब्लैंक है सर। हाँ आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ओके। ओके, आ रहा है सर? जी हाँ यस, आ गया सर, आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बातचीत जो करेंगे ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल क्यों होते हैं इसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों होते हैं इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और देखिए, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि नेटवर्क बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा इंसान बन के इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना पड़ेगा। अगर किसी का हाथ पांव नहीं है, वो भी आरसीएम बिजनेस के अंदर काम करके कामयाब बन सकते हैं। कोई गांव के हैं, वो भी आरसीएम बिजनेस को करके कामयाब बन सकते हैं। कोई शहर के हैं, वो भी आरसीएम बिजनेस को करके कामयाब बन सकते हैं। कोई अनपढ़ आदमी है, वो भी आरसीएम को करके कामयाब बन सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है, वो व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से कभी भी कामयाब नहीं बन सकता। तो अपना चरित्र का निर्माण करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम वर्क का बिजनेस है, लोगों को लेके चलने का बिजनेस है। और झूठ का सहारा लेके अगर इस बिजनेस को करेंगे, तो कभी भी लोग आपको साथ नहीं देंगे। आपको अगर बहुत लंबा तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है, बहुत बड़ा अचीवमेंट पे अगर आपको जाना है, तो एक ईमानदार व्यक्ति बनके इस बिजनेस को करेंगे, तो ही आप कामयाब बन सकते हैं। तो आज इस पॉइंट के ऊपर मैं बातचीत करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों होते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो बिंदु है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि लोग बिना सीखे लोगों को बताना चालू कर, लोग बिना सीखे लोगों को बताना चालू कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा के अगर आप बिजनेस को ज्वाइन कराते हैं, एज ए अपलाइन आपका जिम्मेदारी होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि कम से कम उस व्यक्ति के साथ में 5 प्लान आप दिखाइए। क्योंकि एक एक व्यक्ति सर आपका करोड़ों का इंडस्ट्री बन सकता है। किसी भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं मानना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल में देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा आदमी था, जो बहुत बड़ा कंपनी का मालिक था, और उसको अपना वाटर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना था। तो उस व्यक्ति ने अपना BMW गाड़ी लेके एक गांव में गया, और गांव में जाने के बाद देखा कि जहां पे वो प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहता है, वो वाटर प्रोजेक्ट जहां पे वो बिल्ड करना चाहता है, वहां उसके मतलब वहां तक जाने के लिए बीच में एक नदी है। और जब वो नदी के पास गया तो देखा एक नाव है और एक व्यक्ति नाव चला रहा है। तो वो इतना बड़ा कंपनी का मालिक था, मैनेजिंग डायरेक्टर था, और उसने नाव को बुलाया तो नाव आ गया, और नाव को बोला कि मेरे को नदी के उस पार तक मेरे को पहुंचा दीजिए। तो जो व्यक्ति नाव चला रहे थे, उस व्यक्ति ने बोला कि बिल्कुल सर, मैं यही काम करता हूं, मैं पहुंचा दूंगा आपको। और वो कंपनी का मालिक उस नाव में बैठ जाता, और बैठने के बाद वो बातचीत करना चालू करता है। जो व्यक्ति नाव चला रहा था उससे बातचीत करना चालू करता है कि क्या हाल चाल है,
और आप मेरे को जानते हो कि नहीं जानते हो? तो वो व्यक्ति ने बोला कि सर मैं आपको जानता नहीं हूं। तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने बोला, जो व्यक्ति नाव चला रहा था उसको बोला कि मैं इतना बड़ा बिजनेस का मालिक हूं, इतना बड़ा कंपनी का मालिक हूं, और रोज जो है अखबार में मेरा आर्टिकल आता है, लोग मेरे को जानता है, आप क्यों नहीं जानते हो मेरे को? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं अखबार कभी पढ़ता नहीं हूं। तो कंपनी का जो मालिक था उसने बोला कि आपको इस नदी की पानी में डूब के मरना चाहिए, क्योंकि आप जो है अखबार को नहीं पढ़ते, आप मेरे को जानते नहीं है, मैं इतना बड़ा पर्सनालिटी का आदमी हूं, आप मेरे को नहीं जानते। तो व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप रहा। उसके बाद उस व्यक्ति ने पूछा कि सर जी आप नदी के उस पार किस लिए जा रहे हैं? तो व्यक्ति ने बोला कि मैं नदी के उस पार जा रहा हूं, मेरे को एक वाटर प्रोजेक्ट खड़ा करना है, वाटर प्लांट मेरे को बिठाना है, और इसलिए मैं जा रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने बोला, जो नाव चला रहे थे उस व्यक्ति ने बोला कि सर वाटर प्लांट क्या होता है? तो बोला कि यार आप नहीं जानते हो वाटर प्लांट क्या होता है? आप कभी दिल्ली में नहीं गए हो क्या? आप कभी कोलकाता में नहीं गए हो क्या? आप कभी बेंगलुरु में नहीं गए हो क्या? वहां पे लोग जो है ना पानी का बोतल खरीद के पानी को पीते हैं। तो जो व्यक्ति नाव चला रहे थे उस व्यक्ति ने बोला कि सर जी पानी तो फ्री में मिलता है, पानी कौन खरीद के पीता है? तो वो कंपनी का मालिक ने उस व्यक्ति को बोला कि यार आपको पानी में डूब के मरना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं, आपने कभी दिल्ली नहीं गए, आपने कभी कोलकाता नहीं गए, और आपको पता नहीं है कि पानी लोग खरीद के पीते हैं, आपको डूब के मरना चाहिए। तो इतना बार नेगेटिव चीज जब उस आदमी के अंदर गया तो आदमी डीमोटिवेटेड हो गया, उसके अंदर नेगेटिविटी का मतलब नेगेटिव हो गया वो, और नाव चलाने में उसका ध्यान जो है वो भटक गया। और नदी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा था, और उसमें नाव जाके धक्का मार दिया, और नाव के अंदर में एक छेद हो गया और पानी ऊपर आना चालू। तो जो व्यक्ति नाव चला रहे थे वो कंपनी का मालिक को बोला कि सर जी नाव तो छेद हो गया है, अभी पानी तो आ रहा है, अभी बचने का एक ही रास्ता है कि आपको पानी में कूदना चाहिए और तैर के नदी के उस पार जाना चाहिए। तो जो कंपनी का मालिक था उसने बोला कि मेरे को तैरना नहीं आता है, मेरे को तैरना नहीं आता है। तो जो व्यक्ति नाव चला रहे थे उस व्यक्ति ने बोला कि सर जी आप बार बार बोल रहे थे कि इसी पानी में मेरे को डूब के मरना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको इस पानी में डूब के मरना चाहिए, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे को तैरना आता है, और आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको अपना जीवन बचाने के लिए तैरना नहीं आता है। चलिए सर जी टेंशन मत करिए, तैरना तो मेरे को आता है, और जो तैरना नहीं जानते हैं उसका जीवन भी बचाना मेरे को आता है। और उस व्यक्ति ने तैर के जो उस व्यक्ति को नदी के उस पार तक पहुंचा। तो फ्रेंड्स एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके बिजनेस में आते हैं, वो कोई सामान्य सा इंसान हो सकता है, लेकिन उस आदमी के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल हो सकता है, उस आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी हो सकता है, जिस क्वालिटी को पकड़ के आप इस बिजनेस के अंदर इमरान जैसे लेवल पे आ सकते हैं, स्टार इमरान जैसे लेवल पे आ सकते हैं, रूबी जैसे लेवल पे आ सकते हैं, स्टार रूबी जैसे लेवल पे आ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप जिसको समझेंगे एटम बम है वो निकलेगा सुरु बम, और जिसको आप सोचेंगे कि सुरु बम है वो निकलेगा एटम बम। जिसको आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति के माध्यम से कुछ नहीं हो सकता, वही व्यक्ति आपको रॉयल्टी का बिजनेस खड़ा करके दे सकता। तो हर व्यक्ति को प्रिजाज नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रमोट करना चाहिए, उस व्यक्ति को साथ देना चाहिए, तभी जाके आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। तो लोग क्या करते हैं ना, बिना सीखे लोग लोगों को बताने के लिए जाते हैं। तो मेरा पहला जो आज ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा लेसन है कि आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराइए, उस व्यक्ति को एक चीज आपको बताना चाहिए कि कम से कम 5 प्लान आपको देखना है, उसके बाद ही किसी को प्लान दिखाना चाहिए। जब तक वो 5 प्लान देख लेगा उसके बाद वो प्लान का मास्टर बन जाएगा सर जी। और जिस दिन वो प्लान का मास्टर बन जाएगा वो 100 लोगों को प्लान दिखाएगा, 95% लोग बिजनेस को आने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा चीज, लोग प्रोस्पेक्ट को सही सवाल पूछना लोगों को नहीं आता है। जो नए लोग होते हैं जिनको आप प्लान दिखाते हैं, जिनको आप मीटिंग पे लेके जाते हैं, जिनको आप बहुत बड़े सेमिनार पे लेके जाते हैं, उनको सही सवाल लोगों को पूछना नहीं आता। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, मान लीजिए हरियाणा के अंदर जींद में कोई बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, और वहां पे किसी व्यक्ति को आप किडनैप करके पकड़ के लेके जाते हैं, और वो व्यक्ति मीटिंग को अटेंड करता है, और मीटिंग अटेंड करने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को पूछता है कि सर मीटिंग कैसा लगा, यस और नो।
लोग अक्सर पूछते हैं कि सर मीटिंग कैसा लगा, लेकिन यहाँ पे आपका सवाल कुछ और होना चाहिए। उस व्यक्ति को पूछना चाहिए कि सर मीटिंग में, पूरा मीटिंग के अंदर कौन सा चीज आपको सबसे अच्छा लगा। जब आप पूछेंगे सर कौन सा चीज आपको सबसे अच्छा लगा, तो गलत चीज के बारे में वो सोच ही नहीं सकता है, बुरा चीज के बारे में वो सोच ही नहीं सकता है। वो अच्छा चीज के बारे में इमेजिन करेगा, वो सोचेगा और अच्छा चीज के बारे में ही आपको बताएगा कि सर मीटिंग में वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, सर मीटिंग में जो सिक्योरिटी मिलता है वो चीज समझने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, सर मीटिंग में आरसीएम का जो प्रोडक्ट है दाम में कम है और क्वालिटी में दम है, उसको समझने के बाद सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो लोगों को सही सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी हाउस वाइफ को अगर आरसीएम बिजनेस की प्लान दिखाते हैं, हाउस वाइफ को अगर आरसीएम की प्लान दिखाते हैं, तो हाउस वाइफ को नहीं पूछना चाहिए कि आपको रॉयल्टी जैसा इनकम मिल सकता है, आपको डायमंड जैसा इनकम मिल सकता है, आपको टेक्निकल जैसा इनकम मिल सकता है, क्योंकि एक हाउस वाइफ को रॉयल्टी और डायमंड का इनकम से कोई मतलब होता ही नहीं है। एक हाउस वाइफ को अगर आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो उनको एक चीज बताना चाहिए कि मैडम मेरे पास एक ऐसा बिजनेस सिस्टम है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे एक हाउस वाइफ इस बिजनेस को अपना घर का काम करने के बाद भी एक्स्ट्रा 2 से 2,500 रुपए इनकम ले सकता है। तो वो मोटिवेट होंगे, वो बिजनेस का प्लान समझने के लिए तैयार होंगे। जिनका सपना का साइज जितना बड़ा, उसी लेवल से लोगों को बताना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा गलती हम लोग क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही हम लोग बोल देते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर आ जाओ, आपको रॉयल्टी जैसा इनकम मिल जाएगा, आपको टेक्निकल जैसा इनकम मिल जाएगा, लाखों का चेक आ जाएगा, BMW कार आ जाएगा। प्लीज सर, जिस व्यक्ति को जितना चाहिए उसको उतना बताइए। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट को आप मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, तो स्टूडेंट को क्या बताना चाहिए? स्टूडेंट को बताना चाहिए कि मेरे पास एक यूनिक सिस्टम है, जिस सिस्टम के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करके अपना जो पॉकेट खर्चा है वो निकाल सकता है, 2 से 2,500 रुपए निकाल सकता है। और जब वो बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे, जब उनको आप मीटिंग में इनवाइट करेंगे, तो धीरे धीरे 2,000 2,500 का सपना जो है वो 20,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रॉयल्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टेक्निकल में कन्वर्ट हो जाएगा। लोगों को लाने के लिए सर उसके लेवल का सपना उसको दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मैं बुनियादपुर से बिलोंग करता हूं सर, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था, उस समय पहला जो मेरे घर में इनकम आया था 202 रुपया का स्टेटमेंट था। और अभी मार्च महीने में जो मैंने सेफेयर जैसा लेवल को मैंने हासिल किया, जीएसटी काटने के बाद, टीडीएस काटने के बाद जो मेरे घर में अमाउंट आया था, जो इनकम आया था, उसका अमाउंट था 8,23,630 रुपया एक महीने का इनकम था। और आज जिस एरिया में सर मैं बिलोंग करता हूं, उस एरिया में लोगों को विश्वास नहीं है कि मैं 8 लाख रुपए इनकम करता हूं, मैं 7 लाख रुपए इनकम करता हूं, मैं 9 लाख रुपए इनकम करता हूं। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूं सर, लोगों को भरोसा नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है। लेकिन इसमें जो है ना सर, एक बहुत अच्छा चीज मेरे को मिलता है और एक बहुत अच्छा सोच मेरे को मिलता है। पहला चीज कि जो व्यक्ति जिस इनकम को सोच नहीं सकता है, उस इनकम को मैं आज के डेट में अचीव कर रहा हूं। मतलब मैं इस बिजनेस के माध्यम से कितना ऊपर तक जा सकता हूं, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं जहां पे बिलोंग करता हूं सर, बुनियादपुर, यहाँ पे काली पूजा बहुत धूमधाम से होता है। और आज भी सर मेरे घर में जब चंदा मांगने के लिए आता है, तो 51 रुपया का चेक लेके आता है, 51 रुपीज ओनली। अगर उसको विश्वास हो गया कि मेरे को 8 लाख रुपया मिलता है, तो 51 रुपया का चेक लेके नहीं आएगा, वो 5 लाख का चेक लेके आएगा। और अगर विश्वास नहीं होता तो मेरे लिए अच्छा है सर, अगर विश्वास नहीं होता है तो मेरे लिए अच्छा। मैं अपने लाइफ की मैं आपको बात बताता हूँ। मेरा खुद का चाचा जी, मेरा पिताजी लगभग 7 साल पहले गुजर गए, और बहुत दिन हो गया मैं गांव में नहीं गया। तो अभी लगभग 2 साल पहले मेरा चाचा जी के साथ मेरा मुलाकात हुआ। बुनियादपुर बाजार में मैं सब्जी खरीदने के लिए गया था। तो मेरा चाचा जी ने मेरे को बोला कि क्या करता है अब? तो मैंने बोला वही। तो मेरा चाचा जी ने बोला अभी भी चल रहा है क्या, बंद नहीं हुआ? अभी भी चल रहा है क्या, बंद नहीं हुआ? तो मेरे को पूछा कि कितना पैसा मिलता। तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि उस समय मैं स्टार रूबी अचीवर था, और आप लोगों को पता होगा कि एक स्टार रूबी का जो इनकम होता है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपया पर मंथ से भी ज्यादा होता है। तो मैंने चाचा जी को मैंने बोला
कि हाँ वही काम मैं करता हूँ। तो चाचा जी ने मेरे को बोला कितना मिलता है, तो मैंने बहुत सोच समझ के चाचा जी को मैंने बोला कि लगभग 15 से 20 हजार रुपये जैसा मिलता है। क्योंकि मेरा चाचा जी का बैकग्राउंड है कि मेरा चाचा जी जो है वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, 2 लॉरी का मालिक है, 2 ट्रक का मालिक है, और 2 ट्रक जिसके पास है लगभग जो है 50 लाख रुपए उनका इन्वेस्टमेंट है, और 2 ड्राइवर रखने के बाद, 2 खलासी रखने के बाद उनको महीने में जो है 30 से 35 हजार रुपये इनकम मिलता है। अब उस आदमी को अगर मैं कहूंगा कि महीने में 4 लाख रुपए इनकम आता है, तो क्या वो आदमी भरोसा कर सकता है? क्या वो आदमी मेरे बात पे विश्वास कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरे को बोला और मैंने सोच समझ के जवाब दिया कि मेरे को 15 से 20 हजार रुपये इनकम मिलता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बिल्कुल बहुत बढ़िया कि अभी तक चल रहा है तेरा काम। मैंने सुना, मेरा चाचा जी ने मेरे को बोला कि मैंने सुना तेरे घर में 2-2 कार हैं। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि कार खरीदा है क्या? तो मैंने बोला कंपनी ने मेरे को गिफ्ट में दिया। तो उन्होंने मेरे को बहुत बड़ा सलाह दिया कि एक काम कर, घर के लिए एक कार तो यूज कर और एक कार भाड़ा पे लगा दे। और मैं मन ही मन सोचा कि वही काम करना बाकी है, वही काम करना बाकी है। तो जो एक आम आदमी सोच नहीं सकता, उससे कई गुना बड़ा अचीवमेंट आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आपको मिल सकता है। लेकिन आपका ट्रेनिंग, आपका सब्जेक्ट मोरल होना चाहिए। जब तक आप सही प्लेटफॉर्म पे, सही ट्रैक पे काम नहीं करेंगे, तब तक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेहनत करने से कामयाब लोग बनते हैं। सर मैं एक ही चीज कहूंगा, इंसान मेहनत तो नहीं करता है, इंसान की सपना जो है वो इंसान को मेहनत करवाता है। तो आपके पास वो सपना होना चाहिए। अगर वो सपना आपके पास नहीं है, अगर बड़ा आदमी बनने का सपना अगर आपके पास नहीं है, आज देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा सर कि आरसम बिजनेस के अंदर स्टार रूबी अचीवर बनने के लिए महीने में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 45 लाख रुपया कमाने के लिए आरसम बिजनेस को नहीं करना चाहिए, बल्कि आरसम को इसलिए करना चाहिए सर कि आप स्टार रूबी अचीवर बन जाएंगे तो सैकड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाएगा सिर्फ आपकी स्टार रूबी अचीवर बनने से। लोगों के जीवन को अगर बदलना चाहते हैं तो अपना टारगेट होना चाहिए, अपना ड्रीम होना चाहिए। तो लोगों को सही सवाल अगर देखिए, इसको तो मैं कहूंगा कि कस्टमर हैंडलिंग, अगर कस्टमर को सही तरीके से हैंडलिंग करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि लोग मीटिंग को वैल्यू नहीं देते। लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि लोग मीटिंग को वैल्यू नहीं देते। मैं एक ही चीज कहूंगा, मोर मीटिंग मोर बिजनेस, नो मीटिंग नो बिजनेस। मैंने जिस समय आरसम बिजनेस को चालू किया था और उस समय खान साहब का जो लेवल था वो था रॉयल्टी जैसा लेवल, खान साहब बिलोंग करते थे। राकेश सर टेक्निकल जैसा, पर्ल जैसा लेवल राकेश सर बिलोंग करते थे। तो राकेश सर को मैंने पूछा कि सर मैं भी रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता हूँ। तो सर ने मेरे को बोला कि अगर वास्तव में आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं तो जो रॉयल्टी अचीवर है उसका जो वर्क है, उसका जो काम है, उसको आप कॉपी करें। तो मैंने खान साहब के पास गया। मेरा ग्रेट अपलाइन खान साहब ने मेरे को बोला कि मैं रॉयल्टी अचीवर इसलिए हूं क्योंकि मैं महीने में 20 मीटिंग में करता हूं। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मीटिंग चाहे जैसा भी है, मीटिंग चाहे जैसा भी मैं कर सकता हूं, उल्टा करूं, सीधा करूं, टेढ़ा करूं, जो भी करूं, मेरे को 40 मीटिंग महीने में करना। और मैंने 40 मीटिंग का ठान लिया और फ्रेंड्स 3 महीने के अंदर मेरे पास भी रॉयल्टी जैसा इनकम आना चालू हो। मीटिंग को वैल्यू जो व्यक्ति नहीं दे सकते हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं एक ही चीज कहूंगा, ट्रेडिशनल मार्केट को अगर खत्म करना है तो एडवर्टाइजमेंट को अगर खत्म कर देंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर खत्म करना है तो किसी भी कंपनी की मीटिंग सेमिनार को अगर खत्म कर देंगे तो कंपनी खत्म हो सकता है। लेकिन मीटिंग सेमिनार को अगर प्रमोट करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस कंपनी को नंबर 1 बनने से रोक सकता है। आपका 1000 प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आपका एक मीटिंग। आप पूरा 30 दिन में जितना मेहनत करते हैं उसमें जितना आपको रिजल्ट मिलता है उससे ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा एक दिन में, जिस दिन आपकी अपलाइन का मीटिंग होता है। तो मीटिंग को प्रमोट करना सबसे इंपॉर्टेंट। मैं एक ही चीज कहूंगा, जैसे क्रिकेट में
कैच मिस होने से मैच मिस हो जाता है, ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस के अंदर मीटिंग मिस होने का मतलब है सक्सेस को मिस कर दे। अगर मीटिंग को आप सीरियस तरीके से अगर प्रमोट करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकता। तो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक एडुकेशन जिसके ऊपर मैं बातचीत करना चाहूंगा, लोग नेगेटिविटी को छोड़ नहीं पाते जिस कारण से लोग असफल होते। लोग इसलिए असफल नहीं होते हैं कि लोग काम नहीं करते, बल्कि लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि लोग नेगेटिविटी को छोड़ नहीं पाते। अपलाइन के बारे में नेगेटिव डिस्कशन, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, अगर आप अपने डाउनलाइन के पास जाके अपना अपलाइन का बुराई करके आते हैं तो इसका मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक एडुकेशन आपके पास नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग सर डाउनलाइन के लिए खराब नहीं होता है, डाउनलाइन के कारण से खराब नहीं होता है। मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूं कि अपलाइन के कारण से ही बिजनेस अच्छा और बिजनेस खराब होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बेसिक जो एडुकेशन, वो किसी भी अपलाइन के बारे में कभी भी अपने डाउनलाइन से नेगेटिव डिस्कशन नहीं करना चाहिए। अगर नेगेटिव डिस्कशन करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करने का आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है, बेसिक एडुकेशन ही नहीं है। मेरा अपलाइन जैसा भी है नंबर 1 है, मेरा अपलाइन जैसा भी है नंबर 1 है, और उसी अपलाइन के कारण से मेरे को आरसीएम बिजनेस मिला। दूसरा चीज, बहुत सारे लोग अपने डाउनलाइन को नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते, मेरा तो इस महीने में चेक नहीं आया, मेरा तो बिजनेस घट गया, मेरा तो डाउनलाइन काम नहीं करता है। सर ये बिजनेस जो है ना, तारीफ करने का बिजनेस है, एडिफिकेशन का बिजनेस है, प्रमोट करने का बिजनेस है। जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका खड़ा हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे लोग क्रॉस लाइन को नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि क्रॉस लाइन उस लेग को छोड़ के अपने लेग में आ जाए। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि क्रॉस लाइन को अपने टीम में लाने के लिए आप जितना एनर्जी लगाते हैं, उतना एनर्जी अगर कोई नए डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लगा देंगे तो आपका डायमंड बनने से दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो क्रॉस लाइन को भी सर प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के बारे में लोग नेगेटिव डिस्कशन करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लोग नेगेटिव डिस्कशन करते हैं, प्लान के बारे में लोग नेगेटिव डिस्कशन करते हैं। जो नेगेटिव डिस्कशन करते हैं सर, वो कभी भी आरसीएम इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, लोगों की बिजनेस के अंदर वो कामयाब नहीं बन सकता है। जो प्रमोट कर सकता है, जो तारीफ कर सकता है, जो एडिफिकेशन कर सकता है, वो ही कामयाब बन सकता है। आप यहाँ पे किसी का बॉस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग राजनीति करने का बिजनेस नहीं है। यहां पे आप अगर किसी के साथ राजनीति करेंगे सर, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। डाउनलाइन को अगर आप यूज करते हैं सर, तो आप मिसयूज हो जाएंगे। लेकिन डाउनलाइन के लिए, कामयाबी के लिए अगर आप काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकती। तो प्रमोट करना सबसे इंपॉर्टेंट। प्रमोशन से बिजनेस चलता है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। मेरे अंदर कमी है, प्रमोद सर के अंदर कमी है, राकेश सर के अंदर कमी है, वत्स साहब के अंदर कमी है, टीसी सर के अंदर कमी है। अगर कमी को प्रमोट करेंगे तो कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगा, लेकिन जो अच्छाई है उसको प्रमोट करेंगे तो कामयाबी डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो प्रमोशन के ऊपर ये बिजनेस जो है ना काम करता है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग सब कुछ काम करते हैं लेकिन ड्रेस कोड को मेंटेन नहीं करते। मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर कारगिल के अंदर कोई अगर कमांडर अगर लुंगी पहन के AK-47 लेके अगर फाइट करने के लिए जाएगा तो क्या वो घर वापस आएगा? आने का कोई गुंजाइश है क्या? वो लुंगी का कच्चा संभालेगा या AK-47 संभालेगा? और ट्रैफिक सिग्नल में अगर कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर अगर धोती पहन के खड़ा हो जाएगा तो उसका सिग्नल कोई फॉलो करेगा क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर मैं चाहूंगा तो मैं अपना मुखमंडल को बदल नहीं सकता हूं। मतलब गला के ऊपर का जो हिस्सा है, इसको मैं चाहूंगा तो बदल नहीं सकता हूं। ऊपर वाला ने जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से मेरे को जीना है। लेकिन मैं चाहूंगा तो अपना शरीर का 95% हिस्सा को मैं बदल सकता हूं जो कपड़ा से ढका हुआ होता है। और मैं गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप अगर अपना शरीर का 95% हिस्सा को बदल देंगे तो आपका 5% ऊपर का जो हिस्सा है वो भी बदल जाएगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको स्टार रूबी बनने से रोक सकता है। तो ड्रेस कोड के बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
कोई भी मीटिंग में आप अटेंड करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ड्रेस कोड के साथ पार्टिसिपेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट। यू आर रोल मॉडल, आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आपका डाउनलाइन आप जैसा बनना चाहते, आपके डाउनलाइन आपको कॉपी करते हैं सर। आप यहाँ पे टी शर्ट पहन के बैठेंगे तो आपका डाउनलाइन सैंडो गेंजी पहन के बैठेगा। आप यहाँ पे अगर ऐसे सोते हुए मीटिंग को अटेंड करेंगे तो डाउनलाइन जो है ना पूरा खराटा मार के मीटिंग को अटेंड करेगा। यू आर रोल मॉडल। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो एक ही चीज कहूंगा, 95% आपका ड्रेस कोड ही आपका सक्सेस का जो साइज है उसको निर्धारित करता है। तो ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं सब लोगों के पास एक चीज का प्रॉब्लम है, वो है पैसा का प्रॉब्लम। लोग बोलते हैं सर मैं जब रॉयल्टी में पहुंचूंगा तब मैं टाई बांधूंगा, लेकिन भैया ये आरसीएम का टाई है, ये टाई हमेशा कहता है कि बेटा तू पहले टाई बांधेगा उसके बाद तू रॉयल्टी पे पहुंचेगा। तो ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर फोकस करिए। अपने टीम में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग ड्रेस कोड में ला सकते हैं उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट हो सकता है। लोग मुस्कुराकर बात नहीं करते इसलिए लोग असफल होते। मैं जानता हूं प्रॉब्लम है आपके पास, पैसा का प्रॉब्लम, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, पैसा का प्रॉब्लम है, मेरे को पता है, लेकिन आपको मुस्कुरा के लोगों से बात करना है। एक कहावत है कि फूल को खिलने के लिए सूरज का किरण जितना होती है, फूल को खिलने के लिए सूरज का किरण जितना जरूरी होती है, एक आम इंसान को जीवन में कामयाब बनने के लिए उसका मुस्कुराना उतना जरूरी होती है। आप लोगों से मुस्कुरा के बात करिए सर। आप मुस्कुराएंगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम भी मुस्कुराएगा और आपका बैंक अकाउंट भी मुस्कुराएगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम है सर, लेकिन लोगों से मुस्कुरा के बातचीत करिए तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक बहुत बड़ा क्वालिटी है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मुस्कुरा के बात करने का। नेक्स्ट सर जिस पॉइंट के ऊपर मैं बातचीत करूंगा वो है कॉन्फिडेंस। आरसीएम बिजनेस के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति प्लान को मना नहीं करता है, लोग मना करता है। जो व्यक्ति प्लान को लेके जाता है उस व्यक्ति को देख के लोग सिस्टम को मना करते हैं। तो आपके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मार्केट में दो तरीके का कुत्ता आपको मिल जाएगा। एक कुत्ता का पूंछ आप देखेंगे सीधा जो है ना मोबाइल की टावर की तरह ऐसा सीधा होता है, और कुछ कुत्ता होता है ना उसका पूंछ जो है ना एकदम पांव के नीचे घुसा हुआ होता है। तो जिस कुत्ता का पूंछ पांव के अंदर घुसा हुआ होता है ना उसको दूसरा कुत्ता आके उसके ऊपर जो है ना हावी हो जाता है। लेकिन जिस कुत्ता का पूंछ मोबाइल की टावर की तरह होता है उसके आसपास में कोई दूसरा कुत्ता नहीं आता है। इसको बोलते हैं सर कॉन्फिडेंस। आप आरसीएम का प्लान दिखाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ दिखाइए। दुनिया में इससे बढ़िया कोई प्लान हो ही नहीं सकता, दुनिया में इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, दुनिया में इस सिस्टम की तरह एजुकेशन सिस्टम हो ही नहीं सकता, दुनिया में मेरा अपलाइन की तरह नंबर 1 कोई अपलाइन हो ही नहीं सकता। एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होगा सर तब तक आप इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब तो बनना चाहते हैं लेकिन घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अब प्रमोद सर हंस रहे हैं मनी मन, क्योंकि सर को पता हो गया, सर को पता चल गया कि करोड़ों का अगर बिजनेस करना है तो घर में बैठ के कभी करोड़ों का बिजनेस हो नहीं सकता है ना। घर में बैठ के रोटी तो मिल सकता है, रोटी नहीं मिल सकता। घर में बैठ के पेट तो भर सकते हैं, सपना पूरा नहीं कर सकते। रेस का अच्छा घोड़ा, बाप का अच्छा बेटा, पति का अच्छा पत्नी और पत्नी का अच्छा पति और इस देश का एक अच्छा नागरिक और आरसीएम का एक अच्छा सच्चा सिपाही कभी ज्यादा दिन घर में नहीं रहता है। जो घर में रहता है वो कभी कामयाब नहीं बन सकता। आज मेरा कामयाबी की राज एक ही है सर। 1,15,000 का बिजनेस था, मैंने घर छोड़ दिया और 62 दिन के अंदर मैंने 6% रॉयल्टी को मैंने अचीव किया। घर छोड़ने से ही इस बिजनेस के अंदर कामयाबी मिलती। अगर वास्तव में आप कामयाब बनना चाहते हैं तो घर तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा।
अब देखिए जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग घर तो छोड़ते नहीं है, 60 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं और प्रोविडेंट फंड में और ग्रेच्युटी में उन लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। अमाउंट कितना, 20 लाख रुपया। और तब वो अपने पत्नी को बोलती है कि हाँ जी चलो हनीमून करके आते हैं। भैया जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा, जब आपका दांत ठीक नहीं रहेगा, तो क्या हनीमून करेंगे आप? लेकिन आरसे बिजनेस के अंदर सर जी 3 साल अपना घर को छोड़ना है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि आरसेम बिजनेस के अंदर 3 साल काम करना है गधा की तरह और बाकी जीवन को जीना है राजा की तरह। आरसेम बिजनेस के अंदर 3 साल काम करना है गधा की तरह और बाकी जीवन जीना है राजा की तरह। बहुत सारे लोग बोलते हैं आरसेम बिजनेस के अंदर 5 साल टाइम देना पड़ता है, 10 साल टाइम देना पड़ता है। सर असली टाइम होता है 3 साल। असली जो टाइम होता है ना वो 3 साल। और 3 साल अगर सीरियसली आप काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा डाउनलाइन काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। सर डाउनलाइन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आपको है। डाउनलाइन तब काम करेंगे जब वो देखेंगे कि मेरा अपलाइन दिन में 3 मीटिंग करते हैं। आप मीटिंग 3 करेंगे तो डाउनलाइन 2 मीटिंग करेगा सर जी। और आप घर में बैठे हुए हैं तो डाउनलाइन उसी चीज को कॉपी करेगा। तो अगर इस बिजनेस के अंदर रियल मायने में आपको कामयाबी चाहिए तो घर छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहता हूं, जो व्यक्ति ज्यादा दिन घर में रहेंगे वो व्यक्ति जीवन में आरसीएम नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म में वो कामयाब नहीं बन सकते हैं। जो घर कुछ दिन के लिए 3 साल के लिए जो घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, दुनिया की कोई ताकत उसको कामयाब बनने से रोक नहीं सकती। तो घर छोड़ने का बिजनेस है 3 साल के लिए। नेक्स्ट जिस पॉइंट के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, ये बिजनेस जो है कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री का बिजनेस है। आप रात में जब सोते हैं सर जी तो नेक्स्ट डे आप किसको किसको कॉल करेंगे उसका डेटा आपके पास होना चाहिए। और कॉल किसको करेंगे सर जी? कोई टेक्निकल को कॉल नहीं करना है, कोई रॉयल्टी को कॉल नहीं करना है, आपको कॉल करना है तो वाइटल अचीवर को कॉल करना है। अगर नया पिन चाहिए तो नए लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर नया बिजनेस वॉल्यूम चाहिए तो नए लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपकी रॉयल्टी आपको स्टार रूपी पे नहीं लेके जा सकता है, लेकिन एक बिगिनर अचीवर आपको स्टार रूपी दिला सकता है। इंतजार मत करो तुम उसके लिए जो तुम्हें इकरार करती है, आगे बढ़ते रहो हमेशा उसके लिए जो तुम्हारे लिए इंतजार करती है। नए लोगों को फोकस करिए सर जी, नए लोगों को फोकस करिए। मेरा डेली का रूटीन मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे कारण से मेरा बिजनेस नहीं चलता है, लेकिन ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं कम से कम डेली मेरे डेप्थ में जो सबसे नीचे लोग हैं, मैं उन लोगों को 5-5-10 में फोन कॉल करता हूं, क्योंकि बिजनेस जो है कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री का बिजनेस है। जितना ज्यादा फोन कॉल करेंगे अपने अपलाइन को और अपने डाउनलाइन को, उतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आपके नीचे जनरेट होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग इसलिए असफल नहीं होते हैं कि लोग अच्छा वक्ता नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग इसलिए असफल नहीं होते हैं कि लोग क्वालिफिकेशन लोगों के अंदर नहीं होता, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि लोग लोगों के साथ कांटेक्ट ही नहीं करते। ये कांटेक्ट का इंडस्ट्री है सर जी। आपको पता नहीं है, आप एक रॉयल्टी अचीवर हैं, आप एक टेक्निकल अचीवर हैं, आप एक लीडरशिप अचीवर हैं। आपको पता है कि आप अगर किसी आपके टीम में किसी बिगिनर को कॉल कर देंगे तो बिगिनर के अंदर कितना बड़ा ऊर्जा का संसार हो जाता है। एक बिगिनर भी ईगल का टारगेट ले लेता है। तो आपको अपने नीचे फोन कॉल इसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आज मैं जानता हूं सर जी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और गुस्ताखी माफ करिएगा, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग बी के ऊपर काम करते हैं, मतलब अपना सेकंड लेग के ऊपर काम करते हैं। पावर लेग में तो जाते नहीं है सर जी, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि पावर लेग में जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा और बी लेग में जाएंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और जिंदा रहने के लिए सर जी ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तो अगर पावर लेग में आप जा नहीं सकते तो कम से कम 5 फोन कॉल तो डेली कर सकते हैं सर जी।
कम से कम 5 फोन कॉल तो कर सकते हैं, ताकि आपके पावर लेग में लोग कम से कम याद रखें कि आप भी उनके अपलाइन में हैं। नहीं तो किसी दिन उसको जाके अपना परिचय देना पड़ेगा कि आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं आपके अपलाइन में हूं। तो फोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। फॉलो अप 95%। आप जो काम करते हैं सर जी, वो ओनली 5% है, लेकिन आप जो फॉलो अप करते हैं वो 95%। अगर आपको रिजल्ट चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम में लोग एक्टिव बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम में लोग जूम मीटिंग को अटेंड करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग फिजिकल प्रोग्राम को अटेंड करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग सिस्टम से काम करें, तो 95% आपको फॉलो अप के ऊपर काम करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने से सर काम खत्म नहीं होता है, बल्कि प्लान दिखाने के बाद उस दिन से अपना रियल मायने में काम शुरू होता है। किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराने के बाद काम खत्म नहीं होता है, बल्कि उसके बाद अपना काम शुरू होता है। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस के अंदर। जितना ज्यादा फॉलो अप करेंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। आज देखिए सर जी, लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के साथ लोगों का रिलेशन खराब हो रहा है। हस्बैंड वाइफ के अंदर रिलेशन खराब हो रहा है। वाइफ भी सोच रही है कि आदमी जो है घर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होते, और डाउनलाइन भी सोच रहे हैं कि मेरा अपलाइन आते नहीं है। तो सर जी एक ही चीज मैं कहूंगा कि फॉलो अप के ऊपर अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो रिलेशन बहुत हेल्दी रहेगा। और ये जो टीम है सर जी, यहाँ पे हम लोग 1-2 दिन, 10 दिन और 1 महीने और 1-2 साल के लिए हम लोग इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब हम लोग इस धरती में नहीं रहेंगे तो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन, वो लोग इस बिजनेस को करेंगे सर जी। वो एक अच्छा हेल्दी रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर मेरा कोई डाउनलाइन मेरा अपलाइन के बारे में कोई उल्टा सीधा बोल दे, मैं एक ही चीज कहूंगा कि मेरा अपलाइन तो गलत हो ही नहीं सकता। मेरा अपलाइन गलत हो ही नहीं सकता। और इसी बात को सुनने के बाद मेरा डाउनलाइन एक ही चीज सोचेगा कि अपलाइन और इनके बीच में कितना मजबूत रिश्ता है, और वही मजबूत रिश्ता आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता। तो फॉलो अप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर जी, इसके ऊपर फोकस करिए। नेक्स्ट जो काम करना है सभी को, वो काम क्या है कि जो इंसान खुद नहीं कर सकता है वो टूल्स करके दिखा सकता है। जो काम आप खुद नहीं कर सकते हैं वो टूल्स करके दिखा सकता है। आज जो भी साथी न्यूट्री चार्ज को लेके काम कर रहे हैं, अभी कंपनी ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया 15 पॉइंट के ऊपर कि इंडिया में अब गोवा में जाके टूर ले सकते हैं, अब बहुत सारे एरिया में जाके टूर ले सकते हैं। 15 पॉइंट के ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो 15 पॉइंट के ऊपर सर जी वही लोग काम कर सकते हैं जिनके पास बॉडी स्कैनर है। तो अपने टीम में जितना ज्यादा बॉडी स्कैनर के ऊपर काम करेंगे, जितना ज्यादा, देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि आज आरसीएम बिजनेस के अंदर हम लोग मार्केटिंग प्लान दिखा के लोगों को बिजनेस में लाते हैं, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में सर जी एक काम जरूर करना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जहां पे भी आप मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं वहां पे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, वहां पे न्यूट्री चार्ज का डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, वहां पे आरसीएम की साबुन की डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, वहां पे आरसीएम की पेस्ट की डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाइए सर जी, तभी जाके लोग आरसीएम बिजनेस के अंदर आएंगे और आने के बाद लोग काम करेंगे। तो टूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टूल्स को साथ में लेके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग इसलिए कामयाब नहीं होते। एक पिक्चर आप लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पीठ में एक बैग है और बैग में आरसीएम का प्रोडक्ट है। मैं आज भी सर जी जब भी मैं बाहर जाता हूं तो मेरे पास सर प्रोडक्ट होता है, और मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि मेरे को प्रोडक्ट सेल करना है, बल्कि मैं इसलिए जाता हूं कि मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा तो मेरा डाउनलाइन भी प्रोडक्ट को सेल करेगा। बिकॉज यू आर रोल मॉडल। आप जो करेंगे वो नीचे डुप्लीकेटेबल होगा, आप जो नहीं करेंगे वो नीचे डुप्लीकेशन नहीं हो। अगर इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब बनना है तो आपको साथ में एक बैग पैकेज आपके पास होना चाहिए जिसमें आरसीएम का टूल्स होना चाहिए और आरसीएम का कम से कम 1000 का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। आज अगर आपके टीम में 500 लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, 500 अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 500 लोग अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं सर,
तो आपका बिजनेस बिल्कुल जीरो। मैं मानता हूं कि बिजनेस जीरो है, क्योंकि मेरा मानना है सर कि इस दुनिया के अंदर जो व्यक्ति प्रोडक्ट को बेचने का हैसियत रखता है, वही व्यक्ति कीमती सामान को खरीदने का हैसियत रखता है। जो प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता, वो कीमती सामान को खरीदने का औकात भी नहीं रखता। तो प्रोडक्ट को बेचना बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रोडक्ट तब बिकेगा सर जी जब आप साथ में प्रोडक्ट लेके फील्ड में मूव करेंगे। बहुत सारे लोग इसलिए सिस्टम के अंदर असफल होते हैं क्योंकि लोग फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते। ऐसा नहीं कि मेरे पत्नी को आरसीएम बिजनेस ज्वाइनिंग करवाना है, उनको रॉयल्टी अचीवर बनाना है, मेरी बेटी को रॉयल्टी अचीवर बनाना है, लेकिन फैमिली को तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना। जूम मीटिंग में, अभी तो जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर घर में जूम का धूम हो सकता है, घर घर में जूम का धूम हो सकता है, और जूम के थ्रू से हम लोग अपने फैमिली को आरसीएम बिजनेस का जो बहुत बड़ा जो विशाल रूप है वो हम लोग दिखा सकते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करा सकते हैं। तो फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर सर जी मैं बात करूंगा, वो क्या है, नेटवर्क इंडस्ट्री और आरसीएम बिजनेस के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है, वो व्यक्ति आरसीएम को करके कभी कामयाब नहीं बन सकता। आरसीएम बिजनेस पेट पालने का बिजनेस नहीं है, आरसीएम सपना पूरा करने का बिजनेस, सपना पूरा करने का बिजनेस। मैं मानता हूं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, लेकिन आपके दिल में कभी ना कभी इच्छा जरूर होता होगा कि मैं अपने माध्यम से किसी और व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करूं। अगर वो जरिया आपके पास नहीं है तो आरसीएम एक माध्यम है, जिस माध्यम के जिस सिस्टम के थ्रू से आप हजारों करोड़ों लोगों को बहुत बड़ा कुछ दे सकते हैं। तो ये सपना पूरा करने का बिजनेस है। अगर सपना आपके पास नहीं है तो कभी सपना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज के ऊपर मैं बात करूंगा सर जी कि बहुत सारे लोग डेली का टारगेट लेते हैं, और मैं कहूंगा कि आरसीएम बिजनेस के अंदर 99.99% लोगों के पास डेली का कोई टारगेट नहीं होता। 99.99% लोगों के पास डेली का कोई टारगेट नहीं होता है, वीकली कोई टारगेट नहीं होता है, मंथली और ईयरली टारगेट होता है। काम करना है, मार्च महीने में धमाका करके दिखाना, सितंबर एनिवर्सरी मंथ धमाका करके दिखाना है। लेकिन सर एक ही मैं चीज कहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर ईयरली टारगेट का जरूरत नहीं है, मंथली टारगेट का जरूरत नहीं है, वीकली टारगेट का जरूरत नहीं है। आपको एक टारगेट का जरूरत है, वो है डेली टारगेट का जरूरत। अगर डेली टारगेट आप लेते हैं तो आपका वीकली टारगेट भी पूरा हो सकता है, आपका मंथली टारगेट भी पूरा हो सकता है, और आपका ईयरली टारगेट भी पूरा हो सकता है। मेरा अपना डेली का टारगेट है कि मैं डेली कितने लोगों को मैं फोन कॉल करूंगा। मेरा डेली का टारगेट होता है कि मैं डेली कितना मीटिंग में करूंगा। मेरा डेली का टारगेट होता है कि मैं डेली अपने टीम में ऐसे कितने लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ कंपनी लेवल का प्रॉब्लम है, उसको मैं शॉर्ट आउट करवाऊंगा। आज 90% बिजनेस इसलिए मार खाता है क्योंकि हम लोग अपने टीम का, अपने डाउनलाइन का प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं करते। किसी का फंड ट्रांसफर नहीं हुआ है, डाउनलाइन ने बोल दिया, हमने कागज में नोट नहीं किया, इस कान से सुना दूसरा कान से निकाल दिया, वो आदमी बिजनेस छोड़ देगा। किसी के पास सर जी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का समाधान को आपको ढूंढ के उसका मतलब जड़ तक आपको पहुंचना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक गांव में एक आदमी था जो कसाई का काम करता था। कसाई का मतलब समझते ना, जो बकरी को हलाल करता है। तो एक व्यक्ति गांव में था, वो कसाई का काम करता था, और उसके घर में बहुत ज्यादा चूहा था। तो कसाई का पत्नी ने एक दिन बोली अपने हस्बैंड को कि चूहा जो है ना कीमती कपड़ा सब काट देता है, तो चूहा को मारने का कोई जुगाड़ है तो बताइए। तो कसाई ने बोला कि ठीक है, मैं बाजार में जाऊंगा और चूहा को मारने का यंत्र मैं खरीद के लेके आऊंगा। और ये बात जो है ना चूहा ने सुन ली, ये बात चूहा ने सुन लिया। और उसी कसाई के घर में एक कबूतर था, एक मुर्गा था और एक बकरा था, और चूहा का वो तीनों दोस्त था। तो चूहा ने क्या किया, सबसे पहले कबूतर के पास गया और कबूतर को बोला कि कबूतर तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जिगरी दोस्त है। और कसाई का जो पत्नी है उसने जो है कोई यंत्र खरीद के लेके आएगा, कोई मशीन खरीद के लेके आएगा मेरे को मारने के लिए, यार मेरा जान बचाओ। तो कबूतर ने मुस्कुरा के बोला यार तेरा प्रॉब्लम तू सॉल्व कर,
मेरा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फिर वो चूहा जो है ना दौड़ दौड़ के मुर्गा के पास गया, मुर्गा को बोला कि मुर्गा भाई तू मेरा दोस्त है और ऐसा है कसाई का पत्नी मेरे को मारने का प्लानिंग कर रहा है, तो तू मेरे को बचा यार, कोई रास्ता तो दिखा। तो मुर्गा ने बोला यार तेरा प्रॉब्लम तू सॉल्व कर। फिर चूहा दौड़ दौड़ के जो है वो बकरा के पास गया, बकरा को बोला कि बकरा तू मेरा दोस्त है, तू मेरे को बचाने का कुछ ना कुछ प्लानिंग कर। बकरा ने बोला यार तेरा प्रॉब्लम तू सॉल्व कर। तो कसाई ने चूहा मारने का यंत्र खरीद के लेके तो आया घर में और मशीन को फिट कर दिया। और पूरा रात के बाद सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग जब सुबह में कसाई का पत्नी गया वो चूहा मारने का मशीन को देखने के लिए, तो देखा कुछ अंदर में हलचल हो रहा है। तो उसकी पत्नी ने सोची कि हो सकता है कि चूहा इसके अंदर कैद है। तो उसने हाथ अंदर घुसाया और एक जहरीला सांप था, उस सांप ने जो है कसाई की पत्नी के हाथ में डस लिया। जब सांप ने डस लिया तो कसाई ने पत्नी को लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने ब्लेड से जो है उसका हाथ को चीर फाड़ किया और जहरीला जो खून है उसको निकाल दिया शरीर से। कसाई का पत्नी का जान तो बच गया, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर हो गया। तो डॉक्टर ने बोला एक काम करिए, घर में जाइए और 3 दिन के बाद इसको जो है ना कबूतर का मांस खिलाना पड़ेगा, तब जाके इसके शरीर में मजबूती आएगा। तो कसाई ने क्या किया, पत्नी को लेके घर में गया और 3 दिन के बाद कबूतर को पकड़ा और कबूतर का मांस खिलाया। फिर 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बीपी नापा और देखा कि इसका प्रेशर जो है बहुत ही लो है। तो फिर उसको डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, इसको अगर ठीक करना है तो फिर इसको मुर्गा का झोल खिलाना पड़ेगा। तो फिर कसाई ने क्या किया, अपने घर में गया, मुर्गा जो था उसको पकड़ा, उसको हलाल किया और उसका जो है मीट बना के पत्नी को खिलाया। 3 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि इसका कमजोरी अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको अगर ठीक करना है तो बकरा का मीट खिलाना पड़ेगा। और बकरा के पास गया, बकरा को हलाल किया और बकरा का मीट खिलाया। तो फ्रेंड्स एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, प्रॉब्लम चूहा का था लेकिन बकरा तक प्रॉब्लम पहुंचा। तो ठीक इसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर आपके टीम में किसी एक व्यक्ति का फंड ट्रांसफर नहीं होता है, अगर उसको सीरियसली आप सॉल्व नहीं करते हैं तो बकरा तक प्रॉब्लम पहुंचेगा। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि बकरा कौन है लेकिन बकरा तक प्रॉब्लम जरूर पहुंचे, है ना। तो प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग 9 मिस्टेक करते हैं, वो 9 मिस्टेक के ऊपर आज बातचीत करेंगे, बहुत ही फास्ट बातचीत करेंगे क्योंकि टाइम लगभग 9:15 हो गया है। पहला जो चीज जो मिस्टेक लोग करते हैं, दूसरों के सर पर पैर रख के लोग आगे बढ़ना चाहते या लोग सफल होना चाहते। दूसरों के सर पे पैर रख के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। दूसरों को ऊपर उठा के ही आप कामयाब बन सकते हैं। पहला मिस्टेक, अगर आपके टीम में कोई लेवल को अचीव करता है तो आपको सर खुशी से जो है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे अपलाइन ऐसे हैं जब उनके नीचे कोई डाउन लाइन बहुत बड़ा पिन में आ जाते हैं तो अपलाइन का मुंह जो है ना बिल्कुल डायनासोरस की तरह हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके नीचे अगर कोई व्यक्ति अच्छा पिन में अच्छा लेवल पे आते हैं तो उसको सर अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय हार्ट अपने दिल से करना चाहिए, वो फीलिंग्स के साथ करना चाहिए। तो किसी के सर पे पैर रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा जो मिस्टेक लोग करते हैं, लोग हमेशा जो है ना रिश्ता एक सीढ़ी की तरह होता है, उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो रिलेशन जो होता है ना एक सीढ़ी की तरह होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी मंजिल पे पहुंचने के बाद उस रिलेशन को आप भूल जाए। तो रिलेशन जो होता है ना एक सीढ़ी की तरह है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। लोग बहुत बार क्या सोचते हैं, उन बातों को चिंता ना करें जो बदली नहीं जा सकती। जो जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उस बात के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहिए। और कंपनी का प्लान अगर ये आ जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यार वो तो आप बदल नहीं सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो, है ना। कंपनी अगर कल के डेट में कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आ गया तो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, वो आप नहीं लेके आ सकते तो उसके बारे में सोचना भी गलत है। तो जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। कभी कभी हम कुछ चीजों को करने में सक्षम नहीं होते और सोचते हैं कि ये काम करना पॉसिबल ही नहीं। जैसे बहुत सारे लोग डायमंड क्लब को नहीं करते हैं और सोचते हैं कि मेरे टीम में तो कोई डाउनलाइन
कोई डाउनलाइन डायमंड क्लब कर ही नहीं सकते हैं। डायमंड क्लब इस बिजनेस का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। आप गधा का टीम बनाएंगे या घोड़ा का टीम बनाएंगे? गधा का टीम बनाएंगे तो गधा जो है ना पूरा दिन भर मेहनत करता है और शाम के टाइम में 50 रुपया का नोट लेके घर में आता है, लेकिन जो घोड़ा होता है वो रेस के मैदान में जाता है, एक चक्कर मारता है और 5 लाख का चेक लेके आता है। तो आपके टीम में जो डायमंड क्लब को करते हैं, मेरा मानना है कि वो घोड़ा है। और मैं अपने टीम को एक ही चीज में सिखाता हूं कि डायमंड क्लब जो आम होते हैं वो 10 तारीख को करते हैं, लेकिन जो लीडर होता है, जो वाइटल अचीवर होता है, जो लीडरशिप अचीवर, जो रॉयल्टी अचीवर होता है, वो डायमंड क्लब को 10 तारीख के लिए इंतजार नहीं करता है, वो डायमंड क्लब को 1 तारीख को करता है। अब 1 तारीख को करने से फायदा क्या होता है? रेस के मैदान में जो सेकंड होता है ना, उसको पता है कि 1 सेकंड और 2 सेकंड का वैल्यू क्या होता है। जो रेस के मैदान में सेकंड होता है उसको पता होता है कि 5 सेकंड का वैल्यू क्या होता है। ठीक उसी तरीके से 10 तारीख को अगर आप डायमंड क्लब करते हैं, उसके जगह में अगर 1 तारीख को करते हैं तो आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ सकता है, 10 गुना आपका बिजनेस में एडवांटेज आ सकता है। तो पहला चीज, जो काम आपको लगता है कि संभव नहीं है, कुछ लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम को लेके इतना बड़ा कर देते हैं कि पता नहीं, उसको लगता है कि यार प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मेरे पास ही है। केसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो फॉल्ट होता है ना, वो इस जन्म में कभी क्योर नहीं हो सकता है, ऊपर जाने के बाद ही क्योर हो सकता है। तो कभी भी राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए, मतलब कोई छोटा चीज को बड़ा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। और डोंट अवॉइड सेल्फ डेवलपमेंट। इस बिजनेस के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लोग उसी पेड़ के नीचे बैठना पसंद करते हैं जो पेड़ छांव देने का क्षमता रखता है। जिस पेड़ में कोई छांव नहीं होता उसके नीचे कोई बैठना पसंद नहीं करते। लोग आपका बात तब सुनेंगे सर जी जब आप अपने आप को डेवलप करेंगे। आपका मीटिंग में डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों से बात करने में आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रमोशन करने में आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। आप अपने ऊपर काम करिए। लोग क्या करते हैं, डाउनलाइन के ऊपर काम करते हैं। जो डाउनलाइन के ऊपर काम करते हैं वो बेचारा है, और जो अपने ऊपर काम करता है वो नंबर 1 है। तो आपको अगर इस बिजनेस के अंदर नंबर 1 बनना है तो अपने ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने निर्णय दूसरों पे ना थोपे। आपको जो लगता है कि सही है, आप अपने डाउनलाइन को ना बताए, बल्कि सिस्टम जो बोलता है उसको बताए। सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि अगर इस तरीके से बिजनेस होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नो। प्लानिंग अगर गलत है, अगर आपका प्लानिंग अगर गलत है, लेकिन सारे लोग अगर उसी गलत प्लानिंग को अगर सही मान के काम करते हैं तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। और प्लानिंग अगर आपका खुद का सही है और लोग अगर एकजुट होकर काम नहीं करते हैं तो कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सिस्टम के थ्रू से, प्लान के थ्रू से जो भी प्लानिंग आपको मिलता है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। झूठा क्रेडिट ना लें। बहुत सारे लोग इसमें तो बिल्कुल, ये तो नशा है झूठा क्रेडिट लेने का। मेरे कारण से बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे कारण से क्यूसी चल रहा है, मेरे कारण से वंडर वर्ल्ड चल रहा है, मेरे कारण से मेरा ऑफलाइन का बिजनेस चल रहा है, मेरे कारण से कंपनी चल रहा है, मेरे कारण से पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन अपना परिवार नहीं चल रहा है। मेरे कारण से सब कुछ चल रहा है लेकिन अपना परिवार नहीं चल रहा। तो झूठा क्रेडिट ना ले सर जी। आज किसी के पास कोई भी अचीवमेंट है तो आपके और मेरे कारण से नहीं है सर जी, वो टीम वर्क के कारण से है, वो सिस्टम के कारण से है। जहां पे टीम है वहां पे सब कुछ है, जहां पे टीम नहीं है वहां पे सब कुछ नहीं है। तो झूठा क्रेडिट लेने का कोशिश ना करें। और कंधे पे देश की जिम्मेदारी। ये तालिबान का एक फोटो आप लोग देख रहे हैं, जहां पे तालिबान में आज से 40 साल पहले एक लॉ था कि जिस घर में कोई पुरुष नहीं होता था, उस घर की जो औरत होती थी उसको अपना परिवार को भी संभालना होता था और देश को भी संभालना होता था। 40 साल पहले का स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, पीठ में AK-47 और गोद में अपना बच्चा। तो यहाँ पे कोटेशन जो लिखा है, कंधे पे देश की जिम्मेदारी और गोद पे अपना परिवार की जिम्मेदारी। ठीक उसी तरीके से सर जी, अगर इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब बनना है
तो कंधे पे डायमंड क्लब की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और गोद में अपने डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको बहुत बड़ा कामयाबी मिल सकती है। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, डोंट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी एक ऐसा चीज है जो दिया नहीं जाता, जिसको लिया जाता। जो व्यक्ति डायमंड क्लब नहीं कर सकते हैं, क्या वो व्यक्ति सीरियस है इस बिजनेस को लेके? बिल्कुल सीरियस नहीं है सर जी। अपने को ऐसा टीम का निर्माण करना है कि अगर आपके टीम में 100 लोग हैं नेटवर्क में, तो 100 में 100 लोग डायमंड क्लब होना चाहिए। 100 में 100 लोग डायमंड क्लब होना चाहिए। मेरा टीम है सर जी सिमडे का, झारखंड में। प्रमोद सर का एक बार शायद मीटिंग हुआ था सिमडे का, झारखंड, जो साउथाल परगना है, बिल्कुल वहां पे एक औरत है सर जी, जो औरत पहले दारू बेचने का काम करती थी और आज वो आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर हैं। और आज वो गर्व के साथ बोलते हैं कि मैं पहले दारू बेचता था, लेकिन आज मैं आरसीएम की प्रोडक्ट को मैं बेचता हूं। बेचना एक बहुत बड़ा कला है, बहुत बड़ा कला है। आज मेरे टीम में रिंकू जी हैं, रिंकू जी का टीम आसाम में है, और आसाम में सर जी एक एक लेडीज की अगर बात करें ना, तो कभी कभी लगता है कि जेंट्स को चूड़ी पहनना चाहिए, क्योंकि आसाम के अंदर एक एक लेडीज, मीनाक्षी बोरा बोल के एक डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा सिस्टर, मेरा बेटी वहां पे है, जिन्होंने 15 महीने के अंदर टेक्निकल क्वालिफाइड किया। और उनके टीम में हजारों लोगों का नेटवर्क नहीं है, बहुत कम लोगों का नेटवर्क, मेरे ख्याल से 200-250 लोगों का नेटवर्क है। और जिस नेटवर्क के दम पे और डायमंड क्लब के दम पे उन्होंने टेक्निकल जैसा पिन को अचीव किया। कभी कभी अफसोस होता है सर जी कि आप लोगों के पास कितना बड़ा पोटेंशियल है। आप चाहेंगे तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मैं जानता हूं यहाँ पे आज मीटिंग में बहुत सारे पिकअप सेंटर ओनर हैं और बहुत सारे वंडर वर्ल्ड क्विक और वंडर वर्ल्ड ओनर हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक पिकअप सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि कम से कम आपका खुद का अपने आईडी में कम से कम 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेल्फ आईडी में परचेसिंग होना चाहिए। और इसको करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। हो सकता है आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, बट मेरा ब्लड ग्रुप सर आरसीएम पॉजिटिव है। मैं जब भी मार्केट में जाता हूं, सब्जी खरीदने के लिए जाता हूं, वहां पे मैं आरसीएम बिजनेस के बारे में बातचीत करता हूं और मैं लोगों को इन्वाइट करता हूं। लोगों से बात करने से बिजनेस होता है। आप लोग तो बात ही नहीं करते सर जी। जितना ज्यादा बातचीत करेंगे लोगों से, उतना बड़ा आपका बिजनेस का स्कोप खड़ा हो सकता है। तो लोगों से दोस्ती करने का बिजनेस है, बात करने का बिजनेस है। एक पिकअप सेंटर का मालिक क्या सोचते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, सामान खरीद के लेके जाएंगे, मेरा बिजनेस होगा। सर जी आप क्या करेंगे? आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, आपके पास ऑप्शन है। आप सब्जी खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो अपने दोस्त को बोलिए कि मैंने एक दुकान को मैंने खोला पिछले 1 साल पहले और मैं आप ही को ढूंढ रहा था, और मेरे दुकान में अभी तो एक ऑफर चल रहा है कि आप आएंगे, यहाँ पे तो सारे 400 प्रोडक्ट मिलता है, जो भी सामान लेंगे मैं डिस्काउंट में आपको दूंगा। लोग आएंगे सर जी, आपका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। बस इस दिशा पे आपको काम करना पड़ेगा। कंधे पे देश की जिम्मेदारी और गोद में अपना परिवार की जिम्मेदारी। और लीडर कौन होता है सर जी? लीडर वो होता है, मेरे नजर में मेरा जो मानना है कि लीडर वो होता है जो 1 तारीख को डायमंड क्लब को करे। मेरा सर जी 1 तारीख को लगभग जो है 1 करोड़ का बिजनेस होता है। 1 तारीख को 1 करोड़ का मेरा बिजनेस होता है। जो बिजनेस मेरे को 10 तारीख को होता था, वो 1 तारीख को होता है, 1 करोड़ का बिजनेस। तो इसका मतलब मैं 9 दिन एडवांस चल रहा हूं, मैं 9 दिन एडवांस चल रहा हूं। और 25 तारीख के बाद भूतनाच होता है। यू नो अबाउट भूतनाच? 25 तारीख में जब चेक करता हूँ बिजनेस कितना हुआ, बिजनेस में चेक करता हूँ कि मेरा बिजनेस 7 करोड़ हो गया। तो जब मैं बिजनेस चेक करता हूँ और मैं चाय पीता हूँ और चाय पीने के बाद 7.5 करोड़ हो जाए, तो भूतनाच होता है। लेकिन भूतनाच का बिजनेस जो होता है ना, वो बिजनेस सिक्योर नहीं होता है, वो भूतनाच का ही है। लेकिन 1 तारीख का जो बिजनेस होगा सिक्योर है, क्योंकि 1 तारीख को वो लोग डायमंड क्लब करेंगे जो लोग कमिटेड हैं और जो लोग लॉयल है। तो जो लीडर हैं वो 1 तारीख को अपना डायमंड क्लब को करेंगे। डेली का हैबिट बनाना चाहिए कि कम से कम 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट को आप सेल करें। मिनिमम 200 बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट
एक न्यूट्रीचार्ज मैन बेचने से हो जाएगा, एक गामा और एजिनॉल बेचने से हो जाए, कोई भी एक प्रोडक्ट से आप 200 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं। एवरी मंथ 5 न्यू ज्वाइनिंग विद डिस्प्ले वॉल, आपको हर महीने में 5 ऐसे ज्वाइनिंग निकालना है जिनको ज्वाइनिंग के साथ डिस्प्ले वॉल भी खोल के देना है। और आज एक ही नारा लेना है कि घर घर में डिस्प्ले वॉल, घर घर में डायमंड क्लब, तो गांव गांव में स्टार रूबी अचीवर। अगर घर घर में डिस्प्ले वॉल होगा, अगर घर घर में डायमंड क्लब होगा, तो गांव गांव में स्टार रूबी अचीवर हम लोग खड़ा कर सकते हैं, बना के दिखा सकते हैं। अटेंड एवरीडे जूम मीटिंग विथ ए न्यू प्रोस्पेक्ट। जूम एक बहुत बड़ा वरदान है, और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि बहुत सारे लोग जूम के ऊपर अभी जो है ना फोकस को अपना हटा दिया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि फिजिकल मीटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-20 भी आएगा और कोविड-21 भी आएगा और कोविड-22 भी आएगा। और ये जूम का जो मीटिंग है ये परमानेंट अगर आप फोकस करेंगे, तो मैं कहूंगा एक ही चीज कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब बनने से रोक सकता है, कि जूम का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आप काउंसलिंग करिए, अपने टीम के साथ में टारगेट डिसाइड करिए, अपने टीम के साथ में एवरीडे शाम के टाइम में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रखें। हो सकता है कि आज मीटिंग में 500 लोग बैठे, हो सकता है कि कल की मीटिंग में 50 लोग बैठेंगे, लेकिन एज आप लीडर हैं तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से। डोंट एक्सप्लेन आरसीएम। आरसीएम बताने का बिजनेस नहीं है, शो द प्लान विथ प्रोडक्ट। आरसीएम दिखाने का बिजनेस है प्रोडक्ट के साथ। तो ये लीडर की क्वालिटी है, लीडर की परिभाषा है। पावर ऑफ डायमंड क्लब आप लोग जानते हैं, एक साल में अगर 10 डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब करते हैं तो 50,000 का बिजनेस होता है। दूसरा साल में अगर 10 लोगों को हम लोग 10 को करवाएंगे तो 5 लाख का बिजनेस हो सकता है। और उसके बाद तीसरा साल में अगर 100 लोग 10 लोगों को डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब में शामिल करते हैं तो 50 लाख का बिजनेस हो सकता है। और चौथा साल में अगर 1000 लोग 10 लोगों को डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब में शामिल करते हैं तो 5 करोड़ का बिजनेस हो सकता है। और पांचवी साल 10,000 लोग अगर 10 लोगों को लेके आते हैं तो आपके बिजनेस, आपके नीचे 50 करोड़ का बिजनेस हो सकता है। तो आपको डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब, ये दोनों चीज को पकड़ के आपको काम करना चाहिए, बाकी सब काम को भूलना चाहिए। डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब, इसके ऊपर काम करिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। अब देखिए सर जी, बहुत बड़ा बड़ा जो बिजनेस है ना, वो मार्केट में अभी डाउनफॉल में चल रहा है। पेंटालूम्स करोड़ों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हैं दूसरा साइड में जो है ना, रीबॉक का एक बहुत बड़ा शोरूम है, आज लॉकडाउन के पीरियड में बंद है, लेकिन जो फुटपाथ में 50 रुपया का मास्क बेच रहा है उसका बिजनेस चल रहा है। करोड़ों का इंडस्ट्री बंद है, करोड़ों का धंधा बंद है, लेकिन जो फुटपाथ में 50 का मास्क बेच रहा है उसका बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों, आरसीएम बिजनेस जो करता है उसका बिजनेस दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकता है। बस सिस्टम के साथ काम करिए। लास्ट में एक ही चीज मैं कहूंगा कि आप अगर वास्तव में आज इस प्रोग्राम में, मैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कि मीटिंग में क्या आपने सीखा, क्या आपने पाया, क्या आपने देखा, क्या आपने सोचा, लेकिन एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डायमंड क्लब करते हैं वही डायमंड जैसे लेवल पे जा सकते हैं। जो डिस्प्ले वॉल करते हैं वही असली मायने में लीडर होता है। जो डेली का 200 बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट को सेल करने का हैसियत रखता है, वही आने वाला दिन में अपनी वाइफ को डायमंड का ज्वेलरी खरीद के दे सकता है। तो प्लीज इसके ऊपर फोकस करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और बिजनेस जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन बिजनेस आसान नहीं है, मुश्किल है। महीने में लाखों का इनकम चाहिए तो फिर मुश्किल तो है। अब 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो एक बंदा आपको मिल जाएगा जो कहेगा नो, बहुत अच्छा आदमी है वो, बहुत सच्चा आदमी है जो कहेगा नो। और एक बंदा आपको मिल जाएगा जो कहेगा यस, वो भी बहुत अच्छा और सच्चा है इसलिए वो कहेगा यस। लेकिन आपको 8 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा डेंजरस होंगे, जो मनी मन सोचेंगे मैं तो आरसीएम नहीं करूंगा और तेरे को भी करने नहीं दूंगा, मैं नहीं करूंगा और तेरे को भी करने नहीं दूंगा। और ऐसे लोगों के साथ जितना ज्यादा पाला पड़ेगा उतना ज्यादा आप सीखोगे, और जितना ज्यादा सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। मैंने आज ये जो हेल्दी टाइम मैंने बिताया, आई थिंक मेरे लाइफ में भी एक बहुत बड़ा मेमोरेबल डे होगा आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, प्लीज, थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू आनंदिया मिश्रा सर, बिल्कुल शानदार, जानदार और हार्टली थैंकफुल फॉर सच टाइप ऑफ वंडरफुल ट्रेनिंग सर। और रियली आपने जो डायबिटीज का नाम लिया था, जिस तरह के टॉपिक्स पॉइंट्स आपने कवर अप किए हैं, डेफिनेटली किसी भी व्यक्ति की डायबिटीज को फिनिश कर देंगे ये। और हम इसके ऊपर अमल करेंगे क्योंकि टाइम हमारे बीच में ज्यादा हो गया सर। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। और मैं आगे इस मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए आप लोगों की जोरदार हैप्पी हेल्दी और वेलकम के बीच में एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी को एड करना चाहता हूं दोस्तों, जिनके मार्गदर्शन में ये सब कुछ चल रहा है। माननीय श्रीमान प्रमोद गुलाटी साहब, वेलकम प्रमोद सर आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इसलिए करना चाहेंगे कि आपने हमारे साथ आनंदियो मिश्रा सर का ये इंट्रोड्यूस करवाया। इनकी एजुकेशन हमारे को खूब मिली है, इसके ऊपर खूब मिलके काम करेंगे और इसका परिणाम जरूर देंगे सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच किरणपाल सर, एंड थैंक्स अ लॉट मिश्रा जी, आनंदियो मिश्रा जी। कमाल की जो ट्रेनिंग थी। अभी किरणपाल सर ने बताया कि टाइम बहुत हो गया। मैं आपको बताऊं कि टाइम का पता ही नहीं चला हमें, और कैसे टाइम बीत गया। और जो आपने नॉलेजेबल बातें बताई हैं वो माइंड ब्लोइंग हैं। किन कामों को ना करने से आप कामयाबी नहीं पा रहे हैं, आप प्रोग्रेस नहीं पा सकते हैं। माइंड ब्लोइंग आपकी पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग थी आज की सर, माइंड ब्लोइंग थी। और एज यूजुअल हमेशा की तरह, क्योंकि लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल, और आपने वो प्रूव करके दिखाया है। पूरा इंडिया जो है आपकी इस ट्रेनिंग का कायल है, और आज जो है हजारों लोगों ने जो है आपके इस ट्रेनिंग का लाभ उठाया है। और हम आगे भी जो है आपको तंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और मुझे उम्मीद है कि हमारा अधिकार है आपके ऊपर, और उस अधिकार से जो है हम आपको समय समय पर तंग करते रहेंगे। और मैं एक बार जो है, हमारे बीच में स्टार एमराल्ड JS खालसा साहब हैं, तो मैं एक व्यू लेना चाहूंगा खालसा साहब का भी। अनम्यूट कीजिए सर। थैंक यू गुलाटी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्पेशली मैं हार्डली सर का थैंक्स करता हूँ, आनंदियो मिश्रा जी का। जैसे आपने कहा वही बात की, टाइम का पता नहीं लगा, और इतनी चीजें हर पॉइंट पर सर ने आज प्रकाश डाला। और हम अपनी पूरी टीम की तरफ से सर का थैंक्स करते हैं इस प्रोग्राम, शानदार प्रोग्राम के लिए, जो आज सर ने अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा सर ने दिया। मैं सर इससे जुड़ी एक मिनट का जो मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सर ने आज इस चीज को आगे रखा कि लोग असफल क्यों होते हैं, और उसके ऊपर सर ने सारे पॉइंट्स को कवर किया कि पढ़ाने वाला टीचर वही होता है, वो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो गुरु जो होता है सभी को ज्ञान देता है, लेकिन उसी क्लास में एक व्यक्ति मेरिट लेता है और एक व्यक्ति एवरेज पास होता है, एक स्टूडेंट जो है वो फेल होता है। जो स्टूडेंट फेल होता है वो कभी नहीं बताता कि मैंने पढ़ाई नहीं की, वो मैंने क्लास अटेंड नहीं की, मैंने उसको नॉलेज को लिया नहीं, मैंने मेहनत नहीं की। वो कसूर किसका निकालता है? स्कूल का, टीचर का। और उसी स्कूल से जब एक स्टूडेंट मेरिट लेके निकलता है तो वो स्टूडेंट कहता है कि टीचर बहुत अच्छे थे, एजुकेशन बहुत अच्छी थी, स्कूल बहुत बढ़िया था, तो सब कुछ को बढ़िया बोलता है। यहाँ भी वही बात, वही एग्जाम्पल बनता है। गुरुदेव राकेश शर्मा सर के ग्रुप में सर जो हैं और सर सफायर बने, ऐसे गुरुदेव आते हैं हमारे बीच में, आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो सक्सेस हुए हैं। आनंदियो मिश्रा सक्सेस हुए हैं, सफायर बने हैं सर। सर का जो तजुर्बा है, ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में आ रहे हैं हर हफ्ते हमारे बीच में ट्रेनिंग देने के लिए, वो सफल लोग हैं। सेम ऐसी कहानियां पूरे हिंदुस्तान में, वही प्रोडक्ट, वही सिस्टम, वही अप्लाइंग, वही एजुकेशन, सब कुछ सेम, और लोग सक्सेस होने वाले लोग आके अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। और जो लोग इनको फॉलो नहीं करते तो वो कहते हैं कि वो जो सर ने बात बोली कि असफल क्यों होते हैं, फिर वो कमियां किसकी निकालते हैं, सिस्टम खराब, प्रोडक्ट खराब, अप्लाइंग खराब, कंपनी खराब। लेकिन जो कामयाब होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। सर हमारे बीच में आए कामयाब व्यक्ति की तरह जिन्होंने अपना तजुर्बा रखा। मैं आनंदियो मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और स्पेशली मैं गुलाटी सर का थैंक्स करता हूँ, क्योंकि मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि हर बुधवार, जैसे कि हर थर्सडे को गुरुदेव राकेश शर्मा सर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कल एम बी लोचन जी का प्रोग्राम रहेगा, उसकी आप लोगों ने तैयारी करनी है। और हर बुधवार को ये DTW प्रोग्राम, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गुलाटी सर की होस्टिंग में सारा प्रोग्राम मैनेज किया जाएगा। तो और हर हफ्ते सर हमारे बीच में बड़े बड़े दिग्गज, आनंदियो मिश्रा जी की तरह ऐसे और बड़े बड़े दिग्गज हमारे बीच में लाने वाले हैं। इसके लिए मैं गुलाटी सर का भी
बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही आप हमें बड़े बड़े लीडर से मिलवाते रहिए और इस टीम को एजुकेशन दिलवाते रहिए। थैंक यू। ओवर टू प्रमोद गुलाटी सर। थैंक यू वेरी मच खालसा जी, बहुत कमाल का आपने जो है ना गागर में सागर भर दिया। और फाइनली एक चीज हम जरूर बोलना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति गदगद हुआ है और वो यूट्यूब के मैसेज और वो यहाँ के मैसेज आपके बता रहे हैं कि आप वाकई जो है ना आपकी जो लेने की जो क्षमता थी वो बड़ी गजब की रही है और लास्ट टाइम तक आप लोग बने रहे। इस चीज को सीखने की आपकी जो ललक है, ये भूख जो है, ये आपको आगे लेके जाएगी। आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जो डेली वर्किंग का जो फार्मूला सर ने दिया है कि आज जिस व्यक्ति ने अपने आज को सही करा उसका कल बेहतर होगा ही होगा। और माइंड ब्लोइंग एक एक पॉइंट था सर का, उन पॉइंट्स के ऊपर आप जो है काम कीजिए, क्योंकि सुनने से कुछ भी नहीं होता, करने से, इम्प्लीमेंट कर कुछ होता है। तो सर की बताई हुई बातों का आप गुरु दक्षिणा के रूप में जो है जब आप उसको वापस लौटाएंगे तो आपकी अचीवमेंट है। यदि आप अचीवमेंट लेके आते हैं तो वो जो है आज की ट्रेनिंग की बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। क्योंकि मैं दूसरी बार फिर कहूंगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट करने से होता है। आप प्लान दिखाना शुरू करें, आप प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करें, आप लोगों के साथ में मुलाकात करना शुरू करें, आप डायमंड क्लब करना शुरू करें। मॉरल ड्यूटी हमारी है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम यदि आरसीएम के कर्णधार हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डायमंड क्लब करें। अनेक अनेक शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। और अगेन बहुत बहुत धन्यवाद जो है श्रीमान आनंदो मिश्रा साहब का, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाला। और सभी टेक्निकल अचीवर का भी खूब धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज